शुरू करें भैया? बताएं, जब आप लोग कहेंगे तब शुरू करेंगे। Yeah, we can continue. 10 मतलब 4 मिनट आगे ऊपर हो गया। ऊपर हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो भैया कल देव भाई कल जैसे कर रहे थे ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को कई बार जैसे बात हो रही होती है तो हाईलाइट करने का मन होता है, तो मैं ही शेयर कर दूंगा अगर आप मेरे को को होस्ट बना सकते। अच्छा, एक सेकंड। देखिए भैया। हाँ जी, बोल रहे हैं। दिखाई दे रही है स्क्रीन भैया? जी भैया फुल स्क्रीन अगर आप कर सकते हैं तो देख लीजिए। नहीं, वो एक्चुअल में ना मैं इसको जब फैलाता हूँ तो कुछ कंटेंट मैं थोड़ा सा फैलाता हूँ, ज्यादा पूरा मैक्सिमम नहीं। अब इतने तक ठीक है, इतना जो है मैं मैनेज कर सकता हूँ। प्लस या ठीक है या भैया मैं रीड कर लेती हूँ। जी, हाँ जी, कीजिए दीदी। ठीक है। जब मैं अस्तित्व, जीवन और मानवीयतापूर्ण आचरण को भली प्रकार से समझा, उसके तुरंत बाद ही मुझ में एक ऐसी स्थिति बनी जिसको अभी आपके सम्मुख रखने जा रहा हूँ। समझदारी के बाद अपने आप में विश्वास बना। इसके लिए कोई प्रयास या बहुत परिश्रम किया, ऐसा कुछ नहीं। विश्वास को मैंने हर आयामों में जांचने की भी शुरुआत किया। इसकी भ्रांति श्रेष्ठता का सम्मान करने की भी बन गया। श्रेष्ठता का मूल्यांकन करना बन गया। फलस्वरूप सम्मान करना बनता ही है। जिसका हम मूल्यांकन नहीं करते उसका सम्मान कर नहीं पाएंगे। तीसरा मुद्दा ये बना, जो कुछ भी हमारी समझदारी थी उसके अनुसार हमारे व्यक्तित्व को पूरा का पूरा एक सुविधाजनक विधि से हम झेलने योग्य बन गए। मुझे कहीं भी ऐसी दिक्कत महसूस नहीं हुई कि प्रतिभा के अनुसार अस्तित्व सहज जीवन सहज विधि से मैं जी नहीं पाऊंगा। इसका नाम दिया प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन। इसमें हम सही सच्चा उत्तर गए। चौथी स्थिति आई, व्यवहार में सामाजिक हो गया। सामाजिक होने पर तृप्ति मुझको अपने आप में मिलने लगी। इसका लाभ यह हुआ कि हमको संसार के प्रति कोई शिकायत शेष नहीं रही। अब मैं कितना सार्थक करता हूँ इस बात की जांच हर दम करता रहता हूँ। मैं जितने संबंधों में जीता हूँ अपने दायित्व कर्तव्यों के साथ सार्थक जीता हूँ। पांचवी स्थिति आई, समृद्धि। वैसे तो मैं परिश्रमी परिवार में पैदा हुआ। परिश्रम करना, सेवा करना हम जानते थे, किंतु समृद्धि का मतलब हमको समझ में नहीं आता था। अब समृद्धि का मतलब समझ में आया। हमारे परिवार के लिए जितनी जरूरत है उससे ज्यादा हम उत्पादन कर लेते हैं, इसीलिए हम समृद्धि का अनुभव करते हैं। इस ढंग से बहुत सारी बढ़िया चीजें हमारे हाथ लग गई। इसका नाम दिया स्वायत्तता। मैं अपने में स्वायत्त हुआ, इसलिए आप भी हो सकते हैं। जब हम स्वायत्त हुए तो हमारे बाद इस संसार को हम अर्पित कर देते हैं, समझा सकते हैं, बोल सकते हैं। फलस्वरूप उसको एक वांडमय दस्तावेज के रूप में देना शुरू कर दिया। पहला दस्तावेज हुआ मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद। मध्यस्थ दर्शन के 4 भाग ध्रुवीकृत किया। ओके, भैया कब कहाँ तक पढ़ना है? बस यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है ना वो बाबा जी थोड़ा दर्शन को डिस्क्राइब कर रहे हैं अगले 2-3 पेजेस में।
तो वो एक सेपरेटली ले लेते हैं। इसमें जो है ना एक शब्द आया है, इसको बार बार जो है वो वांग्मय में जो है ना पूरे मध्यस्थ दर्शन में आएगा, उसको कह रहे हैं स्वायत्तता या स्वायत्त, है ना। तो स्वायत्त मानव जो है ना वो जो है ये एक दर्शन का शब्द है। इसको यहाँ पर बाबा जी इस जब शिविर ले रहे हैं तो इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि समझदारी के बाद जो स्थितियां बनी उसमें मैंने अपने आप में मेरा विश्वास बना, है ना, जिसको हम लोग नॉर्मली सेल्फ कॉन्फिडेंस के रूप में पहचानते हैं। तो यहाँ पर जो है ये अपने प्रति विश्वास जो है वो एक काफी फैली हुई चीज कह रहे हैं कि मैं अस्तित्व में रहते हुए अस्तित्व की हर सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ, है ना। अस्तित्व के साथ मेरा कोई विरोध नहीं है। अगर कुछ कुछ कल्पना करें तो ऐसी स्थिति में रहते हुए, है ना, तो इस विश्वास के साथ में जब हैं हम, उसको कह रहे हैं अपने आप में विश्वास। अभी हमको कई बार ऐसी ऐसी स्थिति जो है अपने घर के अंदर मिलती है कि अपने घर में मैं पूरी तरह से कंफर्टेबल हूँ, है ना, घर के लोगों से मेरे को कोई खतरा नहीं महसूस होता, कोई परेशानी ना महसूस हो, ऐसी कल्पना करें तो हम अपने घर में, हम हमारे बच्चे सब पूरे विश्वास के साथ में रहते हैं। बाहर जाएं, बच्चे बाहर जाएं, हम किसी दूसरे देश में जाएं तो पता नहीं सब संभल पाएगा कि नहीं संभल पाएगा, है ना, वो मतलब वो क्या होगा। तो इस तरह से मैं सारी चीजें हैंडल कर सकता हूँ, सब कुछ समझा हुआ हूँ, इसको विश्वास कह रहे हैं। सिर्फ स्किल्स के लेवल पर नहीं, अभी हमारा जो मोस्टली विश्वास है वो स्किल्स के लेवल पर। दूसरा जो है पॉइंट जो लिखा यहाँ पर, श्रेष्ठता का सम्मान। तो मतलब हम मानव का मूल्यांकन कर पाए, ऐसी स्थिति में पहुंचा, ये ये जो है ये भी एक उपलब्धि के रूप में बाबा जी इसको गिनवा रहे हैं। तो किसी कोई श्रेष्ठ है ये पहचान पाऊं और फिर नेचुरली उसका सम्मान करूं। श्रेष्ठता का सम्मान, सम्मान मतलब मूल्यांकन, तो मैं व्यक्ति का मूल्यांकन कर पाऊं। अभी तो मतलब अगर हम अब सब अपने में इन सारी चीजों को टटोल कर देखें कि ये यहाँ पर हम कहाँ पर कितना खरे उतरते हैं, कहाँ पर कितना पास हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं, खुद को कितना नंबर दे पाते हैं, तो हम श्रेष्ठता का आंकलन कर पाते हैं या नहीं कर पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कहते हैं कि अस्पष्टता बनी रहती है। इस तरह की चीजें अगर हैं तो ये वाले पॉइंट पे अभी काम करना बाकी है। तीसरा पॉइंट बाबा जी ने बताया, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन। तो व्यक्तित्व है मैं जीता कैसे हूं, और प्रतिभा है मैं कितना समझा हुआ हूं। तो जितना समझा हुआ हूं उसके अनुसार ही जी पाऊं, इसको कह रहे हैं प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन। तो आदमी जितना समझदार होगा वो अपना भी मूल्यांकन करेगा, जितना जानता है उसी के अनुसार ही प्रस्तुत होगा, उसी के अनुसार व्यक्त होगा। अभी हम लोग देखते ही अपने आसपास के, हमें काफी बार ऐसा लगता है कि व्यक्ति जिस स्थिति में है या जितना जानता है या जो कुछ भी है, तो उससे कई बार जो ऐसा लगता है कि मतलब ज्यादा होते हुए, और कई बार किसी में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो या कुछ और परिस्थितियां हो, तो जैसा है विश्वास की कमी के कारण फिर उससे कम प्रस्तुत होते हैं। तो एक समझदार आदमी होगा वो प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन के साथ में जी पाए। चौथी स्थिति जो बनती है ऐसे ही समझदारी के बाद में, इसको कह रहे हैं व्यवहार में सामाजिक। अब ये व्यवहार में सामाजिक जो है, अभी हम जो बात करते हैं व्यवहार में सामाजिक के, सबसे जाके मिला जाए, है ना, मतलब मिलना जुलना होता रहे, वो शिष्टाचार वाला बात नहीं कर रहे। व्यवहार में सामाजिक मतलब पूरे समाज को हम अखंड समाज की दृष्टि से देख पाए, और मतलब उसमें संप्रदाय भेद और ये इस तरह की चीजें जो है वो मेरी दृष्टि में ना आए, सब मानव समान है, ऐसी दृष्टि के साथ में, ऐसी समझ के साथ में मैं जीता हूँ, उसको कह रहे हैं व्यवहार में सामाजिक, है ना। तो इसमें अखंड समाज शब्द जो है ये डायरेक्टली हमेशा जब भी व्यवहार में सामाजिक की बात आए तो हम अपने में ये जांचें कि हम इसको अखंड समाज की दृष्टि हमारी कितनी बनी है। क्योंकि जो अभय वाली स्थिति बाबा जी बार बार कहते हैं कि हर मानव उसको चाहता ही है समाज के स्तर पर, वो अभय वाली स्थिति जो है वो अखंड समाज के बिना नहीं होने वाली। अगर समाज टुकड़ों में बटा रहेगा तो शायद अपने समाज के अंदर तो जो है मुझे थोड़ा ठीक ठाक सा लगे, लेकिन अब अपने समाज में सीमित होकर भी नहीं जिया जाता, दूसरे समाजों के साथ में इंटरेक्शन होंगे, दूसरे कंट्रीज में जाना होगा, और फिर वहां पर जो है वो
चिंता रहे, डर रहे, तो वो भी जो है वो एक डिजायरेबल स्टेट नहीं लगता। और फिर पांचवी स्थिति आई समृद्धि। इसको यहाँ पर समृद्धि बोला है, वैसे काफी बार जब हम लिटरेचर पढ़ेंगे आगे तो देखेंगे इसको बोलते हैं व्यवसाय में स्वावलंबी, कि मैं सही जीते हुए अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता हूँ। अपनी मतलब अपनी और अपने परिवार की। अपनी तो अकेला आदमी, जैसे हमने पहले भी बात की कि सिर्फ जो है वो एक मिनिमम कपड़े, मिनिमम खाने के साथ में जो है वो जंगल में या पेड़ के नीचे भी गुजारा कर सकता है, लेकिन परिवार के साथ में जैसे ठीक ठाक से रहना हो, तो उसमें मैं सही जीते हुए अपने परिवार की आवश्यकताओं का आकलन करते हुए उनको पूरा कर पाता हूँ, ये विश्वास है मेरे पास में। तो उसको हम समृद्धि का भाव कह रहे हैं, या उसी को दूसरे शब्दों में व्यवसाय में स्वावलंबी। तो ये जो है ये जो पांचों गुण आते हैं, लक्षण है मानव जागृत मानव को ही स्वायत्त मानव के रूप में यहाँ पर कह रहे हैं। ये जो है इस पैराग्राफ में। राजीव जी कुछ कहना चाहते हैं भैया, बताएं। हैंड रेज किया है आपने, मुझे ऐसा लगा हैंड रेज हुआ है कोई। हाँ जी हुआ है भैया। राजीव जी। चलिए कोई नहीं, ठीक है, कई बार गलती से भी हो जाता है, तो बाद में पूछने का बने तो तब भी पूछ सकते हैं। और कुछ हो किसी की कुछ बातचीत तो रखें इस पैराग्राफ में। संजीव जी, मुझे मैं इन शब्द सॉरी जब मैं इनको पढ़ रहा था, प्रतिभा और व्यक्तित्व के संतुलन को, तो उसमें मुझे ये समझ में आया कि ऐसा लगा मुझे कि बाबा जी ये कह रहे हैं कि मेरे पास जो प्रतिभा है उसके हिसाब से मैंने अपना जीवन जीने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हमें तब हो रही है जब हमारे पास प्रतिभा कम है या ज्यादा है, जो भी है, और हमारे जो डिजायर्स हैं, हमारी जो अभिलाषाएं हैं जीवन में करने की, उसमें संतुलन नहीं है। तो ये बातें, ये दो चीज मेरे को लगी। एक तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लेट्स से मैं इसको वर्ण सिस्टम के हिसाब से सोच रहा था कि हमारा जो वर्ण सिस्टम है, और बाबा जी जिस समय थे उस समय भी ये वर्ण सिस्टम था। उस समय हमने अपने सिस्टम को प्रतिभा के हिसाब से जो है बांट रखा है ना जी। तो कहीं मतलब स्किल्स और व्यक्तित्व में संतुलन, ये चीज कहीं इंगित हो रही है यहाँ पर। तो एक तो भैया इस चीज का भी हम ना ध्यान रखेंगे मेरे ख्याल से, कि बाबा जी बेशक जिस समय में उनका बचपन था 1930 के आसपास, वो एक चीज थी, और लेकिन जिस समय बाबा जी ने ये पुस्तकें लिखी और जिस समय ये वाला शिविर लिया गया वो 1999 का समय था, है ना। एक तो ये हम ध्यान में रखेंगे। दूसरा, ये जो बातें हैं पूरी की पूरी मध्यस्थ दर्शन में, ये ना किसी ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, इन द सेंस कि भारत में वर्ण सिस्टम होता है तो ये दर्शन भारत के लिए है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब हम अखंड समाज की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सैलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, तो ये वाली जो स्वायत्त मानव या जागृत मानव या समझदार मानव जो है, दुनिया में कहीं पे भी रहेगा, ठीक है। तो इन पांचों आधार पर, इन पांचों पॉइंट्स पर खरा उतरेगा, तभी उसको जागृत मानव माना जाएगा, है ना। ये हम सब इसका अच्छे से निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण करके देख सकते हैं कि जो जैसे पहला पॉइंट था, अपने आप में विश्वास, स्वयं के प्रति विश्वास, ये क्या सिर्फ भारत के लिए है या ये पूरी दुनिया के लिए चाहिए, आदमी कहीं का भी हो। प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, इस शब्द को मैंने इन चीज को, इस स्टेटमेंट को कई बार सोचा इसके ऊपर, और मुझे बाद में ये लगा कि अगर लेट्स से किसी के पास स्किल्स नहीं है और फिर भी अगर वो महल बनाना चाहता है तो वो गलत रास्ते से जाएगा। वो कहने का मतलब है कि उसके अगर उसके पास स्किल्स है, मतलब स्किल अगर हम ये समझ जाए कि हमारी क्या स्किल्स हैं और उसके हिसाब से हमारा क्या व्यक्तित्व बनेगा और उसमें संतुलन आ जाए, तो थोड़ी सी समस्या कम हो जाए। जो
तो यहाँ पर ना भैया एक चीज और मतलब रहे कि अभी ना हमारा काफी बार जो शायद सोचने का दायरा है वो स्किल्स तक रहता है ना। तो मतलब अगर हम प्रेजेंट लिविंग में देखें तो इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी और अमेरिका में भी दुनिया के हर देश में अच्छे खासे स्किल्ड लोग गलत तरीके से जीते हुए पाए जाएं, ऐसा हमें दिख ही सकता है ना। तो यहाँ पर जो प्रतिभा है वो स्किल्स तक कॉन्फाइंड नहीं है, इसको ना ज्ञान संपन्नता से रिलेट कर रहे हैं, समझदारी से रिलेट कर रहे हैं, है ना। तो कितना मैं समझदार हूं और कैसा मैं अपने व्यक्तित्व में प्रस्तुत होता हूं, है ना। मैं करता तो भ्रष्टाचार हूं लेकिन प्रस्तुत होता हूं बड़े ईमानदार व्यक्ति की तरह से, है ना। ये जितना भी गलत काम करने वाला व्यक्ति है भैया, वो जब समाज में प्रस्तुत होता है तो मैं गलत काम करता हूँ ऐसा उसका बोलते हुए बनता नहीं है ना। तो एकदम से जो है वो प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन नहीं रहा। व्यक्तित्व के हिसाब से मैं बहुत अच्छा प्रस्तुत हो रहा हूँ और प्रतिभा या समझ के हिसाब से उतनी समझ है नहीं मेरी, वैसा मेरा वो नहीं है, मतलब जिसे कहते हैं कि ठीक आचरण नहीं है ना। तो जिसे कहते हैं कि वो एकदम से असंतुलन हो गया। तो ये यूनिवर्सल बात है, इसको ना सिर्फ वर्ण सिस्टम के साथ में रिलेट करके देखें तो काफी नैरो तरीके से हम इसको देख रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है। थैंक यू। हाँ जी, और बताएं, और भी कोई दीदी भी कुछ बात कर रहे थे? जी मैं मेरे को ना इसमें और एक और जगह पर क्लैरिटी चाहिए थी। एक जैसे इसी में लिखा है तीसरा मुद्दा ये बना, जो कुछ भी हमारी समझदारी थी उसके अनुसार हम व्यक्तित्व को पूरा का पूरा एक सुविधाजनक विधि से हम झेलने योग्य बने। ये समझ नहीं आया, सुविधाजनक विधि से हम झेलने योग्य बने, ये समझ नहीं आ रही बात। तो सुविधाजनक विधि मतलब इसको सुविधा से ना लिया जाए, इसका मतलब है हम आसानी से झेल पाए, है ना, हमें कोई मुश्किल नहीं हुई, ऐसा कहना चाह रहे हैं, है ना। तो मतलब बाबा जी ये कह रहे हैं कि मुझे एक बार मैंने जब अपने को स्वायत्त मानव के रूप में पहचाना और इतनी अपने में हिम्मत भी पाई कि हाँ मैं इसको घोषणा कर सकता हूँ। ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, बाबा जी ने ना इस चीज के ऊपर काफी महत्व दिया है कि जो लोग समझदार होंगे उनकी समझदारी का एक प्रमाण जो है ना ये भी होगा कि उनमें इतनी हिम्मत होगी कि वो सबके सामने कह सकते हैं कि मैं समझदार हो गया हूं और मैं समझदारी पूर्वक जीता हूं, आओ और मुझे जांच लो। ठीक है, मैं किसी भी तरह का रहस्य मेरे आसपास नहीं है ना, मतलब मेरी जिंदगी एक खुली किताब की तरह से है, आओ और मेरे जीने को जांचो, आओ और मुझे जांचो। बाबा जी ने जैसे जैसे हम आगे देखेंगे एक व्यवहारिक पक्ष में इस चीज को काफी काफी महत्व दिया है कि समझदार व्यक्ति डंके की चोट पे कहेंगे कि मैं समझदार, ठीक है, और मैं ठीक से जीता हूं, ताकि और लोग भी उनको देख पाए और ठीक से जीता हुआ पाए तो उनसे प्रेरणा ले पाए। तो ऐसे में जब बाबा जी ये सही जीते हुए आदमी की, स्वायत्त मानव की, जागृत मानव की बात कर रहे हैं जो कि वो खुद हो चुके थे 99 तक, तो उसमें इस रेफरेंस में देखा जाए तीसरा मुद्दा ये बना जो अभी मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना, ये बना जो कुछ भी हमारी समझदारी थी उसके अनुसार हमारे व्यक्तित्व को पूरा का पूरा हम जो है ना वो आसानी से वैसे जी पाए। मतलब ये कह रहे हैं उसमें मेरे को तालमेल बिठाने में कुछ दिक्कत नहीं हुई, तकलीफ नहीं हुई, यही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। मुझे कहीं भी ऐसी कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई कि प्रतिभा के अनुसार अस्तित्व सहज जीवन विधि से मैं जी नहीं पाऊंगा। तो मैं अस्तित्व सहज विधि से जीऊंगा, है ना, सामाजिकता के साथ में जीऊंगा, किसी का शोषण नहीं करूंगा और फिर भी अपना घर भी चलेगा, स्वावलंबी भी रहूंगा, स्वयं के प्रति विश्वास भी रहेगा। ये वाली सारी बातें हैं। ऐसे इस कॉन्टेक्स्ट में देखें दीदी, कई बार मैं जैसे पहले भी कहता हूँ हम एक शब्द पे ना अटके, एसेंस हमारे को पहुंच जाए तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे इस सेंटेंस को देख सकते हैं। और भी कोई आप कहते हैं दूसरा पॉइंट भी है? जो पहले है जिसे हम कह रहे हैं श्रेष्ठता का सम्मान, तो जब हम श्रेष्ठता मतलब इसमें भी फिर आप सम्मान मतलब हम एक तरीके से सबकी रिस्पेक्ट कर ही रहे हैं ना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप तो अब ना आपका टेस्ट भी ले लेते हैं, है ना।
तो मध्यस्थ दर्शन के जितने भी हमने सेशंस किए हैं या आपने भी शिविर वगैरह किया है, सम्मान की परिभाषा क्या बताई गई? सम्मान की परिभाषा है एबिलिटी टू राइटली इवैल्यूएट। ओके, ओके, ठीक है। तो जब हम राइटली इवेल्युएट नहीं करते तो हम क्या करते हैं, फिर रॉन्गली इवेल्युएट करते हैं, हाँ है ना? तो रॉन्गली इवेल्युएट करने में फिर क्या गलतियां होती हैं, उसको 3 गलतियों के रूप में बाबा जी ने बताया हुआ है। वो याद है आपको? नहीं, 3 गलतियां अभी तो नहीं हाँ, याद। वो बताते हैं उसमें अधिमूल्यन, अवमूल्यन और अमूल्यन, है ना? लाइक ओवर इवेल्युएशन, अंडर इवेल्युएशन एंड अदरवाइज इवेल्युएशन। हाँ जी। जब हम राइट इवेल्युएशन नहीं करते तो फिर रॉन्ग इवेल्युएशन करते हैं। तो रॉन्ग इवेल्युएशन 3 तरह से होती है। एक, या तो हम ओवर इवेल्युएट कर देते हैं, कोई आदमी जितना समझदार है हम उससे ज्यादा समझदार मान लिया, ये क्या हो गया, कोई वो ओवर इवेल्युएशन हो गया। एक, जो जितना था उससे उसको हमने कम मान लिया, जैसे कि एक व्यक्ति वैसे तो बहुत समझदार है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छे से जीता है, लेकिन वो कपड़े साधारण पहनता है, और हमने हमने मूल्यांकन का आधार कपड़े रखा हुआ था, तो अब गलती से हमने उसका मूल्यांकन कम कर दिया, उसका अंडर इवेल्यूशन कर दिया उसके कपड़े के आधार के ऊपर। तो हमें बेसिकली श्रेष्ठता पहचाननी नहीं आती है। ये इस तरह से अगर हम देखें तो ऐसा कह पाएंगे। तो श्रेष्ठता क्या हुआ? हाँ, तो श्रेष्ठता जो है वो बाबा जी, तो एक तो क्या हुआ, सम्मान बेसिकली। तो श्रेष्ठता मतलब जो सही जीता हुआ व्यक्ति है उसको मैं पहचान पाऊं, मतलब इवेल्युएट कर पाऊं, और इवेल्युएट करने के बाद में मैं काफी लोगों से मिलता हूं अगर हम ऐसे कहें, और उनमें से कोई कोई श्रेष्ठ है तो मैं जिन सबको मिलता हूं उन सबको इवेल्युएट करता हूं, फिर श्रेष्ठ को पहचान पाता हूं, इसको श्रेष्ठता का सम्मान कह रहे हैं। उसको पहचान पाता हूं और फिर उसके साथ में उसकी श्रेष्ठता के अनुसार जी पाता हूं। ये नहीं है कि श्रेष्ठ आदमी को पहचान लिया तो उसके अब पैरों में ही पड़ा रहूंगा या उसको माला पहनाऊंगा, मतलब ये वाला सम्मान का जो है ये परिभाषा नहीं है। श्रेष्ठता का सम्मान का मतलब हुआ श्रेष्ठ व्यक्ति को पहचान पाया और फिर उसके साथ में उसकी श्रेष्ठता के अनुसार जी पाऊं। तो बार बार मध्यस्थ दर्शन में ये कहा गया है कि अभी तक हम लोगों के सम्मान के आधार ही जो है ना वो ठीक नहीं है। अभी तक हमने शरीर के आधार पर सम्मान करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं बड़ों का सम्मान करो, है ना? तो बड़ों का मतलब क्या हो गया, जिसकी उम्र ज्यादा है, तो उम्र शरीर की ज्यादा है ना? तो अब हम जो यहाँ पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं ह्यूमन बीइंग का, कि ह्यूमन बीइंग जो है मानव बराबर शरीर प्लस जीवन। तो और हमने इस चीज को बड़े आसानी से कई बार चर्चा में लाए हैं, और आप सबने भी इसको देखा ही होगा निरीक्षण परीक्षण में, कि आदमी के शरीर की आयु बढ़ जाए तो उसके साथ साथ वो समझदार हो जाएगा, ऐसा कोई नियम तो है नहीं। ठीक बात है ना दीदी? ऐसा कह सकते हैं ना कि आदमी की उम्र बढ़ गई तो वो समझदार हो गया, ऐसा नियम है? ऐसा लगता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है कोई नियम। उल्टा भी हो सकता है। इससे उल्टा भी होता है और काफी बार उल्टा दिखता भी है। ठीक सर है। अष्टावक्र गीता में भी यही कहा गया है ना, भैया हम ना देखिए, अब गीता की कोई ऐसे खास जरूरत नहीं है भैया। हम जब जिंदगी अपने आधार पर वेरीफाई कर सकते हैं तो अपने आधार पर वेरीफाई कर लें उसको, कि हम भी संबंधों में जी रहे हैं, हम भी मेरा अपने आंसर सर अष्टावक्र जी से था, जो अष्टावक्र देव शरीर को नहीं देख करके ना उनकी बुद्धिमत्ता को देखते हैं, अच्छा जनक के दरबार में आते हैं, तो वो जो है उसी से रिलेटेड है। हाँ जी। तो सर हम किसकी मेरा एक क्वेश्चन भी था सर आपसे कि अभी जो है पहले सर भैया हम ये जो प्रश्न चल रहा है पहले इसको एक बार कर ले पूरा, उसके हाँ बाद जी में सर, आपके प्रश्न। हाँ जी सर, बिल्कुल। हाँ, ठीक है। तो ये जो बात चल रही थी, तो अब श्रेष्ठता जो है वो शरीर की आयु के आधार पर होगी, या शरीर की सुंदरता के आधार पर होगी, या शरीर पे जो कपड़े पड़े हुए हैं उनके आधार पर होगी, या घर बड़ा है या छोटा है इस आधार पर होगी? किस आधार पर श्रेष्ठता जो है वो हम आंकलन करेंगे उसका? तो बाबा जी ने बड़े क्लियरली बताया, एक सूत्र है, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं जो लोग नोट्स बना रहे हैं। मानव का पूरा मूल्यांकन चैतन्य पक्ष से है। मानव का समूचा आंकलन उसके चैतन्य पक्ष से।
तो बाबा जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जितना हम शरीर के आधार पर मूल्यांकन करते हैं उतना हम भ्रमित हैं, क्योंकि आदमी का एक्चुअल में मूल्यांकन तो उसके चैतन्य पक्ष से है। आदमी अच्छा है ये बुरा है ये शरीर से निर्धारित नहीं होता, ये शरीर से पता नहीं चलता, ये उसके जीवन वाले पार्ट से पता चलता है। तो मूल्यांकन करना किसका है? जीवन का मूल्यांकन करना। अब ये वाली चीज इतनी स्पष्टता के साथ में कम से कम मेरे को तो पहले मालूम नहीं थी मध्यस्थ दर्शन में परिचय शिविर करने से पहले, और आगे आगे अध्ययन करने के बाद में आप सब अपनी अपनी स्थिति का आंकलन खुद कर सकते हैं कि इतनी स्पष्टता से हम देख पाए कि सम्मान करना है, मूल्यांकन करना है, तो ह्यूमन बीइंग सामने बैठा है, उसके चैतन्य पक्ष का मूल्यांकन। और एक बार ध्यान जाता है, फिर जो है फिर वो चीजें खुलती हैं, फिर उसके ऊपर जो पूरा का पूरा लिटरेचर लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है सिर्फ ये कह रहे हैं श्रेष्ठता का सम्मान करना बन गया। श्रेष्ठता का सम्मान करना बन गया मतलब मुझे श्रेष्ठता का सम्मान करना आ गया, मूल्यांकन करना आ गया, अपने चैतन्य पक्ष के आधार पर समझ का आंकलन कर पाता हूँ, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। संजीव जी, मेरा एक सवाल है यहाँ पे। हाँ जी। तो जब हम मूल्यांकन करते हैं और हमें दिखता है कि कोई नासमझ है, जो चीजें हम समझ पा रहे हैं, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं मध्यस्थ दर्शन के साथ, तो फिर तो हम उनकी कभी सम्मान करेंगे ही नहीं, तो वो फेयर है। नहीं, तो अभी ना फिर से हम ना करने वाले पार्ट पर आ गए कि सम्मान करना है। अब जैसे सपोज कीजिए हमारा बच्चा जो है या छोटा भाई बहन है, वो समझदार नहीं हुआ है ना, अभी उनकी उम्र ही छोटी है, तो हमारा उनके साथ में व्यवहार कैसा रहता है? हम उनका सम्मान नहीं करते, या उनका जैसा आंकलन हुआ है कि भैया इनकी समझ अभी विकसित करनी है, और फिर हम स्नेह पूर्वक उनकी समझ विकसित करने में अपनी अपनी एनर्जीज लगाते हैं। ऐसा करते हैं कि नहीं करते? बताएं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही करते हैं ना। तो क्योंकि आंकलन शरीर के आधार पर है ही नहीं, तो अगर मेरा बड़ा भाई भी मुझे ऐसा लगेगा कि इसकी समझ में कमी है, तो जैसे मैं अपने छोटे भाई की या अपने बच्चे के साथ में स्नेह पूर्वक उसकी समझ पे काम करता हूं, मैं ऐसे ही अपने बड़े भाई के लिए भी स्नेह पूर्वक उपलब्ध रहूंगा। अब उसके बाद में बड़े भाई की मर्जी है कि उसको भी समझदार बनने की अगर चाहत बनी है तो मैं तो उपलब्ध हुई, और अगर उसका ध्यान अभी कोई दूसरी तरफ लगा हुआ है तो फिर अभी दूसरी तरफ ही लगा रहेगा। फिर जब कभी उसका समझने का मन आएगा तो मैं उपलब्ध हूं ही। ये चीज हम अपने अपने से छोटों के साथ भी देख पाते हैं कि हमारे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, हम कहाँ उनको जबरदस्ती पकड़ कर समझा पाएंगे। उनका समझने का मन करेगा तो हम समझा पाएंगे, वो नहीं समझने का मन है उनका, तो हम एड़ी चोटी का जोर लगा ले भैया वो होने वाला नहीं है। तो एक समझदारी के बाद में ये भी निकल कर आता है बड़ी क्लियरली कि क्या काम कैसे किया जा सकता है, ये कब करना है, करने की आवश्यकता है या नहीं है। अभी हम अपनी नासमझी में बहुत बार जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर समझाने की भी कोशिश करते हैं, है ना? तो वो मतलब क्योंकि हमारे को ये समझने समझाने के प्रोसेस की ही क्लैरिटी नहीं है, ये सारा चैतन्य पक्ष का काम है। हम सबका भी चैतन्य पक्ष की तरफ हम मतलब मैं अपने बारे में ऐसा कह सकता हूँ, आप अपना सब अपना अपना आंकलन करें। अभी हमें चैतन्य पक्ष की समझ को विकसित करना है, हम सब मिलकर वही करते हैं। ठीक है, बिल्कुल मेक सेंस। हाँ, थैंक यू। राजीव जी कुछ कह रहे थे, राजीव जी बताइए। सर मेरा प्रश्न यही था कि जैसे हम किसी आप जैसे कह रहे हो कि चैतन्य को देखना चाहिए, तो सर चैतन्य को कैसे पहचानेंगे, कैसे कि ये चैतन्य है कि नहीं? तो भैया यही निरीक्षण परीक्षण करना है। जैसे अपने में देखा जाए तो अपने में अपने चैतन्य में सर है, कैसे ये पहचानेंगे पता सर आप? चलता है कि नहीं पता हाँ चलता? नहीं सर, नहीं पता लगता कि अपने में चैतन्यता है कि नहीं। ये पता चलता है कि नहीं पता चलता है? नहीं चलता मेरे हिसाब से सर। तो फिर थोड़ा सा और समझा जाए भैया, और अध्ययन किया जाए, थोड़ा सा परिचय शिविर की रिकॉर्डिंग सोम भैया की थोड़ी और की जाए, खास तौर पे उसमें जब वो ये शरीर और जीवन के भेद बताने वाले जो सेक्शंस आते हैं ना, दूसरे तीसरे दिन से चौथे दिन से शुरू हो जाते हैं, वो वाले सेक्शंस अलग अलग शिविरों के थोड़ा समय लगाकर देखिए, है ना। तो मतलब ये जब तक अपने में मैं अपने को मैं शरीर और जीवन के रूप में डिस्टिंक्टली देख पाता हूं, तो मुझ में विश्वास होता है कि जैसा मेरा डिजाइन है ऐसा ही मेरे बच्चे का भी डिजाइन है, ऐसा ही मेरे मम्मी पापा का भी डिजाइन है। तो ये जो है ये इसका कदम है।
धन्यवाद सर। हाँ जी। भैया एक क्लैरिटी थी कि जो स्किल वाला जो एस्पेक्ट है वो भी शरीर के एस्पेक्ट से जुड़ेगा, मतलब नॉन चैतन्य पक्ष जिसको बोले, मतलब जैसे कोई महान कोई बहुत बहुत अच्छा क्रिकेटर है तो वो उस सम्मान के लायक हो गया, ऐसा शायद हम नहीं देख सकते। नहीं, तो इसमें भैया देखिए जी। ऐसा है कि स्किल्स की भी जितनी जरूरत रहती है उसका फिर उसके अनुसार सम्मान मिल ही जाता है, ठीक है। लेकिन हमने जब मूल्यों की बात की थी तो संबंधों में 9 मूल्य बताए थे, तो ये बताया था कि ये सब सार्वभौम मूल्य हैं, ये यूनिवर्सल मूल्य हैं, है ना। तो जो जो स्किल्स वाले मूल्य जितने भी है ना, स्किल्स वाले के बेसिस पे जो सम्मान है उसमें निरंतरता नहीं रहती, उसमें उसमें जैसे कहते हैं कि वो कंटिन्यूटी जो है ना, वो सार्वभौमिकता नहीं रहती। जैसे आपने क्रिकेटर का एग्जांपल दिया, तो कोई क्रिकेटर है आज अच्छा क्रिकेट खेल रहा है तो उसका ऐसा लगता है कि बहुत सम्मान हो रहा है, 10-20 साल के बाद में हम उनको भूल भी जाते हैं, है ना। तो वो सम्मान जो है वो निरंतरता के अर्थ में नहीं रहा। मतलब मैं कई बार इसको अपने घरों में इस तरीके से अपने आसपास देखें, जितना हम निरीक्षण परीक्षण करें कि जैसे कि सपोज कीजिए घर में मम्मी रोटी बनाती है ना, तो अगर मम्मी रोटी बनाती है, खाना बनाती है, तो खाना बनाने के आधार पर मम्मी का सम्मान हो रहा है। भाई खाना बना रही है तो अच्छा काम कर ही रही है, नहीं बनाएगी तो मुश्किल होगी घर में। अब बेटा हो गया बड़ा, बेटे की हो गई शादी, है ना, अब बहू आई और वो खाना बना लेती है, और मम्मी हो गई बुजुर्ग, मम्मी से खाना बनता नहीं है, अब सम्मान किसका होगा? अगर खाना बनाने के आधार पर सम्मान होना था तो अब बहू का सम्मान होना शुरू हो जाएगा और अब सासू माँ का सम्मान नहीं होगा। लेकिन सासू माँ को सम्मान चाहिए कि नहीं चाहिए? संजीव जी, एक सेकेंड ना, संजीव जी, तो रोटी बनाने के आधार पर अगर सम्मान बनाने की, सम्मान लेने की चाहत होगी तो उसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, है ना। तो स्किल्स जो है वो निरंतर सम्मान का आधार नहीं बनेगा। मेरा व्यवहार, मेरी समझ, मेरा आचरण, ये निरंतर सम्मान का आधार बनेगा। जी भैया, है ना। तो हाँ, तो आपने जो लाइन बोली थी उसी का मैंने शायद उल्टा करके एक बार कंफर्म करने का किया कि मानव का पूरा मूल्यांकन चैतन्य पक्ष से है, विच बेसिकली मीन्स कि जो स्किल का एस्पेक्ट है वो उस मूल्यांकन की कैटेगरी में नहीं आ रहा है। उस वाली कैटेगरी में नहीं आ रहा, लेकिन उसका एक सामयिक महत्व है। तो महत्व है जी, जितने समय के लिए वो वाली स्किल के साथ में हम प्रस्तुत हो रहे हैं और दूसरे व्यक्ति को वो स्किल की, मैं वो स्किल कर रहा हूँ काम उसके अनुसार और दूसरे को वो चाहिए, तब तक मेरा सम्मान है। मानिए मेरा भाई डॉक्टर है ना, तो डॉक्टर है, बहुत अच्छी बात है, वो जिनका इलाज करता है वो उसका सम्मान करते हैं। मैं बीमार नहीं पड़ता, 10 साल से बीमार नहीं पड़ा, मेरी सेहत ठीक ठाक है। अब मैं उसके डॉक्टरी के आधार पर सम्मान करूंगा या वो रोज मेरे साथ में व्यवहार कैसे करता है उसके आधार पर सम्मान होगा। यहाँ एक प्रश्न है। हाँ जी, हाँ जी, प्रश्न है कि चैतन्य को ही क्या हम व्यवहार के दृष्टि से देखें? दीदी सारा का सारा व्यवहार जो है वो चैतन्य से ही ड्रिवन है। शरीर अपने आप कोई व्यवहार थोड़ी करता है, चैतन्य जो कहता है, जीवन जो कहता है, शरीर वैसा करता है। आपके जीवन ने डिसाइड किया कि ये पूछो तो आपने पूछा, शरीर अपने आप थोड़ी कुछ पूछना शुरू कर देता है ना। तो हम सारा का सारा काम चैतन्य के निर्णय से ही होता है, शरीर सिर्फ एक मशीन है ना। ये जो है ये हमारे अगले चैप्टर में डिटेल में जीवन का जो है वो आएगा। तो जीवन से रिलेटेड प्रश्न जो है अभी हम थोड़ा सा, मेरे को लगता है कि होल्ड भी कर सकते हैं। हमने काफी बातें पहले की भी हैं और अगले चैप्टर से ऑनवर्ड्स जो है वो जीवन के बारे में ही काफी बातें फिर से होंगी। तो और कोई प्रश्न रजत भाई आप कुछ पूछ रहे एक और प्रश्न था मेरा कि जैसे हम समझते कि हम बड़े समझदार हैं, ठीक है, और हम अपनी बात को दूसरों के ऊपर थोपना भी चाहते हैं या उनको समझाना भी चाहते हैं, और वो समझना जैसे कि आप कहते हैं मानव व्यवहार से समझता है, तो क्या हम उसमें ये समझे कि ये भी हमारी नासमझी है उनको समझाना? हाँ, तो समझाने का भी दीदी, अस्तित्व में समझाने का भी एक प्रोसेस है। वो हमारी क्लैरिटी होगी तो हम समझाने का काम भी ठीक से कर पाएंगे। शासन के हिसाब से, जैसे अभी हमने वो कल बात की थी ना, शासन क्या था, शक्ति केंद्रित शासन। तो हम समझाने का काम भी शक्ति केंद्रित शासन से करने लगेंगे तो नहीं होने वाला है।
कि ठीक। बैठ मेरे सामने, खाना तब मिलेगा पहले समझो, तो ऐसे थोड़ी समझेगा कोई। ठीक है, थैंक यू। हाँ संजीव जी, मैं सोच रहा था इसको ना आगे वो एक्सट्रापोलेट किया जाए, लेकिन जहाँ पे आपने बहू और माता जी की बात कही, अगर बहू माता जी से बेटर खाना बनाती हैं, हाँ हम जी, तो सम्मान में यही तो कह रहे हैं कि राइट इवेल्युएशन। हाँ जी, सो इफ यू आर सेइंग कि भाई ये खाना बेटर नहीं है, नहीं, बिल्कुल तो बिल्कुल, इसमें ना समझ तो गया समझ गया। तो भैया जी जो खाना अच्छा बनाता है उसका खाना अच्छा बनाने वाले पार्ट के ऊपर सम्मान होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि क्योंकि अब ये खाना बना रहे हैं तो अब माता जी का सम्मान खत्म हो गया, है ना। माता जी का हाँ घर में सब लोग रहते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, जब तो बुजुर्ग हो जाते हैं काफी बार वो जो जो शरीर के साथ में जो काम वो जवानी में कर पाते थे वो 80 साल की उम्र में नहीं कर पाते हैं। तो बिल्कुल। क्या उनका अब सम्मान कम होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये वाली चीज भी अस्तित्व सहज नहीं लगती, लेकिन उनका सम्मान काफी बार हम देखते हैं बुजुर्गों की हालत घरों में टाइट भी दिखती है ना। वो बेचारे बड़ी मुश्किल वाली स्थिति में भी दिखते हैं, जिस सम्मान की उनको अपेक्षा रहती है यंगर जनरेशन से वो नहीं भी मिल रहा होता है, ऐसी भी परिस्थितियां देखते हैं। तो अब इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि यंगर जनरेशन की समझ में कमी है या कई बार ये बुजुर्गों की समझ में भी कमी हो सकती है। अगर उनका अपना व्यवहार ठीक नहीं होगा तो मूल्यांकन तो उनके व्यवहार के आधार पर होगा, है ना। जी तो जी ये जो है मतलब वो तो हर व्यक्ति का समझदार होना जरूरी है, दूसरे का भी समझदार होना जरूरी है, मेरा भी समझदार होना जरूरी है, और ये काम शुरू परिवार से हो, है ना। समाज काफी बाद में आएगा, पहले हम परिवार पे फोकस करें और परिवार में हम ही लेके आएंगे, क्योंकि हमें ये वाली चीज ठीक लग रही है तो काम हम अपने से शुरू जी। थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़े। जी, कौन पढ़ेंगे? आई कैन कंटिन्यू फ्रॉम मंजू हियर। जी हैंड रेज मंजू जी हाँ, आप पढ़ें, सॉरी। हाँ मंजू जी ने हाथ बढ़ाया। पहला भाग का नाम दिया है मानव व्यवहार दर्शन, दूसरे भाग का नाम है कर्म दर्शन, तीसरे भाग का नाम है अभ्यास दर्शन, चौथे भाग का नाम है अनुभव दर्शन। इस ढंग से 4 भाग में पूरे दर्शन को लिखा। इनका मूल तत्व यह है मध्य दर्शन। अस्तित्व में सम, विषम और मध्यस्थ शक्तियां अर्थात गतियां हैं। इसके अपने अपने ढंग के परिणाम हैं, जिसमें से मध्यस्थ बल और शक्ति विविध होना ही मानव परंपरा का अद्भुत ध्येय है। इससे मैं भी चमत्कृत हुआ। अभी तक जितने भी वैज्ञानिक, ज्ञानी, अज्ञानी जिनको भी इसकी गंध लगी है वो चमत्कृत होते ही है। वैज्ञानिकों के अनुसार सम विषम शक्तियों को मानने की जगह में है। मध्यस्थ शक्ति, मध्यस्थ बल को कोई प्रयोजन के रूप में समझना अभी तक बना नहीं है। मैं सोचता हूँ यह बहुत बड़ी भारी कमी और खामी रह गई, इसलिए पुनर्विचार करने के लिए जरूरत आ गई। तो मध्यस्थ बल, मध्यस्थ शक्ति, मध्यस्थ सत्ता, मध्यस्थ जीवन, इस चारों बातों को, 4 तथ्यों को समझने समझाने का कार्य किया है। इसी का नाम है मध्यस्थ दर्शन। सह अस्तित्ववाद को जब हम स्पष्ट करने के लिए 3 स्वरूप में 3 शीर्षक में तैयार हुआ। पहला, समाधानात्मक भौतिकवाद। इसका ध्रुव बिंदु है पूरा का पूरा भौतिकता और रासायनिकता। ये अपने में तव सहित व्यवस्था के रूप में प्रकाशित है। समग्र व्यवस्था में ये भागीदारी करते ही हैं। चैतन्य प्रकृति के साथ भी पूरक है। जड़ प्रकृति के साथ भी भागीदारी करते हैं। इसको स्पष्ट करने की कोशिश की है। अभी मानव के पास जो भी बात है वो संघर्षात्मक अर्थात द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, जबकि सह अस्तित्व, सहज स्थिति, गति में कोई झगड़ा नहीं है, विद्रोह नहीं है, छीना झपटी नहीं है, एक दूसरे के लिए पूरक है, एक उत्सव है, एक खुशहाली है, निरंतर विकास है। इस बात को समझाने की कोशिश की है। वांडम्य तो वाण्मय ही है, किंतु आदमी से ही समझेगा। मेरे अनुसार वाण्मय में तो कोशिश हो ही सकती है,
इसमें मूल मुद्दा ये है, विज्ञान समस्त विवेक, विवेक समस्त विज्ञान। विधि से तर्क को प्रस्तुत किया है। विवेक का तात्पर्य है प्रयोजन की पहचान। प्रयोजन यदि समझ में आता है, उसकी पहचान हो जाती है, तो उसका विश्लेषण हम करेंगे। प्रयोजन समझ में नहीं आता है तो हम विश्लेषण करते जाए, क्या बनता जाता है वह आपको भी समझ में आता है। विज्ञान ने आज आदमी को जहां ले जाकर बैठाया है या फंसाया है, वो आप स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं। तो संधानात्मक भौतिकवाद के अनुसार अस्तित्व में जो भी पदार्थ है, भौतिक और रासायनिक रूप में है, ये मानव को व्यवस्था में जीने के लिए प्रेरक है और समग्र इकाइयों एक दूसरे के लिए पूरक है, वैभव के लिए सहायक है और आगे के विकास के लिए एक दूसरे से अंतर संबंध से जुड़े हैं। इस ढंग से समाधान बताया गया है। सह अस्तित्ववाद का दूसरा प्रबंध का नाम है व्यवहारात्मक जनवाद। मानव जो है अस्तित्व में है, व्यवहार पूर्वक ही संतुष्ट होने की जगह है। व्यवहार मानव के साथ करता है। मानव का व्यवहार मानवतापूर्ण आचरण के रूप में स्पष्ट हो जाता है और इसी को स्पष्ट करने की कोशिश की है। आगे पढ़ो। रुक जाते हैं। वैसे कर तो सकते थे कंटिन्यू, लेकिन फिर लगता है कि एक बार इसमें ज्यादा बात करने की नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा मतलब देख लें कि कह क्या रहे हैं। कि बाबा जी ने पिछले पैराग्राफ में जो हमने पहले पढ़ा था कि इसमें मध्यस्थ, इसी का नाम है मध्यस्थ दर्शन। इस पैराग्राफ के बाद में फिर बाबा जी ने, नहीं सॉरी, इससे भी पहले, तो मध्यस्थ दर्शन को 4 भाग में ध्रुवीकृत किया है ना, ये 4 लिखे। तो ये दर्शन की, मध्यस्थ दर्शन की 4 पुस्तकें हैं जो यहाँ पर बाबा जी ने नाम लिखा। पहले भाग का नाम दिया मानव व्यवहार दर्शन, है ना। मानव का मानव के साथ में जो है व्यवहार, वो कैसा है अस्तित्व में, व्यवस्था में कैसा होगा, ये इसका काफी अच्छा वर्णन है इसमें। फिर मानव का शेष प्रकृति के साथ में सुविधा पाने के लिए, समृद्धि के लिए, स्वावलंबन के लिए, वस्तुओं के लिए उसका अस्तित्व में क्या व्यवस्था है, व्यवस्था मतलब ठीक आचरण, उसको जो है कर्म दर्शन नाम दिया। फिर जो गलतियां हो रही हैं या गलतियां ना हो, उसके लिए मानव अपने सोच विचार में कुछ अभ्यास करे, उसको अभ्यास दर्शन में रखा गया। और पूरे अस्तित्व जब समझ में आ जाता है तो वो कैसा अनुभव होता है, उसको अनुभव दर्शन में रखा। ये 4 पुस्तकें रखी। इसके बाद में जो है ये पहले वाले चैप्टर में मध्यस्थ दर्शन के बारे में कुछ लिखा। अभी मुझे लग रहा है कि सिर्फ हम इतना ध्यान रखें कि 3 शब्द आते हैं बार बार, सम, विषम और मध्यस्थ। ठीक है, तो सम है जब कोई चीज मेरे को फेवरेबल होती है, विषम है जब कोई चीज मेरे को फेवरेबल नहीं लगती है ना, अनुकूल और प्रतिकूल, इसको इस तरीके से देख सकते हैं। और फिर मध्यस्थ है कि वो उसका सार्वभौम यूनिवर्सैलिटी के लेवल के ऊपर जो है वो उसका क्या असर पड़ता है, मतलब मेरे पे क्या असर पड़ रहा है ये एक चीज है, लेकिन पूरी धरती के लिए, पूरी मानव जाति के लिए सर्वशुभ के हिसाब से देखा जाए तो कैसा है, उसको एक चीज देख सकते हैं। जैसे कई बार हम देखते हैं कि मौसम खराब होता है, कभी बारिश बहुत ज्यादा आ गई है ना, कभी जो है वो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ गई। तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ गई तो उसका एक असर हम पे पड़ता है, लेकिन फिर हमें कुछ ज्ञानी लोग बताते हैं कि भैया ये गर्मी ज्यादा पड़ रही है, ये फसल के लिए बहुत अच्छा है ना। तो गर्मी ज्यादा है उसका एक असर मेरे पे पड़ता है, गर्मी ज्यादा है उसका एक असर फसल पे पड़ता है, और फिर इन रिटर्न फसल का असर भी मेरे पे पड़ता है। तो मुझे फसल चाहिए कि नहीं चाहिए। तो गर्मी ज्यादा, सर्दी ज्यादा, इन सब में सम, विषम ऐसे फीलिंग्स आएंगे, लेकिन हमें मध्यस्थ को समझना है, हमें सर्वशुभ को समझना है। ये जो है ना, ये एक धीरे धीरे अपने में सेट होने वाली चीज है। मतलब हम लोग बात करते रहेंगे, हमें भी लंबा समय लगा और अभी भी समझ ही रहे हैं भैया, तो मतलब आप भी थोड़ा पेशेंस रखें। ये शब्दों से फेमिलियरिटी जो है वो होती रहे, फिर धीरे धीरे इसका मीनिंग भी है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये दर्शन की पुस्तकों का रखा। फिर इसके बाद में समाधानिक भौतिकवाद में क्या रख रहे हैं बाबा जी, कि जो हमको वस्तुएं चाहिए है ना जीने के लिए, खाना पीना, घर, है ना, ये इन सब का जो है, ये भौतिकवाद को हम समाधान की दृष्टि से कैसे देखें, समाधानात्मक भौतिकवाद व्यवस्था की दृष्टि से, इसके बारे में बातचीत की गई है।
तो ऐसा भी हो कि वस्तुओं की भी पूर्ति होती रहे और कहीं पे छीना झपटी ना हो, विद्रोह ना हो, झगड़ा ना हो, ये भी जो है हम चाहते ही हैं। तो ये चीजें साथ साथ कैसे हो सकती हैं, इसका जो है एक एक्सप्लेनेशन पूरा का पूरा डिटेल में, दिस इज वन ऑफ द थिकेस्ट बुक्स एक्चुअली। तो ये है, इतना हो गया था हमारा। और फिर व्यवहारात्मक जनवाद जो है वो मानव मानव के साथ में व्यवहार करता ही है, उस व्यवहार में समझ की बात कैसे आ पाए, ये हम इंक्लूड कैसे कर पाए, ये इस पुस्तक में बड़े अच्छे से उसके बारे में डिस्कस किया। ठीक है, तो ये बाबा जी इस सेक्शन में बेसिकली कि मध्यस्थ दर्शन के लिटरेचर में क्या क्या कहाँ कहाँ पर एड्रेस हुए उसको थोड़ा सा रख रहे हैं। हमने भी रखा ही था जब ये सेशन शुरू किए थे जीवन विद्या एक परिचय से पहले, तो एक बार जिस तरीके से बाबा जी रख रहे हैं उसको भी देख लेते हैं। आगे आगे भी पढ़े अब यहाँ से, उसके बाद तीसरा प्रबंध लिखा है, कौन पढ़ेंगे? भैया मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए पढ़िए भैया। उसके बाद तीसरा एक प्रबंध लिखा है, अनुभवात्मक अध्यात्मवाद। अभी तक अध्यात्म जिसको संसार मानता रहा उसको समझाने में असमर्थ रहा। अध्यात्म को हम आसानी से चंद क्षणों में समझ सकते हैं। आप हमारे बीच में जो रिक्तता है दिखाई देता है उसी को विस्तार और शून्य कुछ भी कह सकते हैं। ये रिक्तता जो आप व हमारे बीच है वैसे ही इस धरती और दूसरी धरती के बीच में है। एक सौरव्यूह और दूसरा सौरव्यूह के बीच ऐसी ही रिक्तता है। एक आकाश गंगा दूसरी आकाश गंगा के बीच में वैसा ही है। तो ये विस्तार सब जगह एक सा है। इतना ज्ञान होता है कि ये वस्तु व्यापक है। व्यापक वस्तु में समस्त एक एक वस्तु इकाइयां डूबी भीगी घिरी हैं। इसी को का अनुभव आदमी को सबसे पहले होता है। उसी के बाद आदमी को स्वयं के होने का अनुभव होता है। आपके हमारे बीच यह व्यापक ना हो तो आपका अनुभव मुझको हो ही नहीं सकता। इसलिए सर्वप्रथम जो भी अनुभव होता है व्यापक में ही होता है। इसी को स्पष्ट करने की कोशिश की है। इसकी जरूरत के बारे में भी प्रकाश डालने की कोशिश की है। अस्तित्व को समझे बिना अस्तित्व के ही एक भाग के रूप में मानव जाति है, वह अपने को कैसे समझेगा? इसलिए अस्तित्व को समझना बहुत जरूरी है। व्यापक वस्तु में ही संपूर्ण एक एक वस्तु है। यह स्वयं सह अस्तित्व की गवाही है। तो अस्तित्व सहज सह अस्तित्व को हम यदि भुलावा देते हैं सिवाय संकट के दुख के और कुछ होता ही नहीं है। अभी तक हम जितने भी द्रोह विद्रोह शोषण युद्ध किए हैं ये सब सह अस्तित्ववाद के विरोधी हैं। ये सब करने के बाद हम सही चीज पाने की इच्छा किए, उम्मीद किए, हमारा उम्मीद पूरा हुआ नहीं और जैसा किए वैसी ही घटनाएं सामने आते रही। हम कभी हंसते भी रहे, कभी रोते भी रहे। जैसे कोई परिवार समुदाय दूसरे किसी को मार डालता है और बड़े खुश होते हैं कि हमारे शत्रु को मार दिया। सरकार भी देश भी ऐसा ही सोचता है। अब क्या किया जाए? धर्मगद्दी भी ऐसे ही बनता है। अब किसकी शरण में जाए मानो? इस तरह धर्म गद्दी, राजगद्दी, शिक्षा गद्दी, व्यापार गद्दी सभी जगह भ्रम ही भ्रम मिलता है। न कोई दिशा है, न कोई प्रयोजन। अब हम कहाँ जाएं? क्या करें? ये परेशानी थी। ये सब परेशानियां जागृति के पूर्व मुझ में भी थी। जागृति उपरांत हम बहुत अच्छी ढंग से इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हुए कि इस पूरी चीज को मानव के पास पहुंचना चाहिए। उसके बाद उसको शास्त्र के रूप में पा गए, यानी जीने की कला के रूप में। अभी जो कुछ भी अर्थशास्त्र है वो लाभोन्मादी है। उससे तो आदमी सुखी हो नहीं सकता। सभी मानव के सुखी होने का रास्ता है तो केवल आवर्तनशील अर्थशास्त्र विधि से है। स्वाभाविक है
और व्यवस्था के अनुरूप है। दूसरा शास्त्र लिखा है व्यवहारवादी समाज शास्त्र। मानव न्यायपूर्वक व्यवहार से ही संतुष्टि पाता है, मानव के साथ ही व्यवहार करता है। व्यवहार न्यायपूर्वक होता है तो संतुष्टि होती है। इस प्रबंध का मूल ध्रुव बिंदु है मानवीयतापूर्ण आचरण। फलस्वरूप राष्ट्रीय आचार संहिता के रूप में हम मानवीय आचरण को स्वीकार कर सकते हैं। सभी देश के देशवासी संविधान के रूप में स्वीकार सकते हैं, जिससे अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था होगी। इससे संसार में एक समुदाय का दूसरे समुदाय के बीच जो युद्ध का आतंक बना रहता है उसका निवारण हो सकता है। जब तक युद्ध के प्रयास होते रहेंगे तब तक मानव धरती को तंग किए बिना जी ही नहीं सकता, और ज्यादा तंग करने के लिए अधिक बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। इससे विज्ञान बुद्धि का भी मूल्यांकन हो जाता है। युद्ध के संरक्षण के लिए बहुत सा विज्ञान और वैज्ञानिक लगे हुए हैं और इसके लिए पैसा पाते हैं, अपने को धन्य मानते हैं। धरती को बर्बाद करना है, बात इतना ही है। इससे मुक्ति पाना ही पड़ेगा हमको, और इसके लिए समझदार होना ही है, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तीसरा शास्त्र लिखा है मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान। इसमें यह बताना चाहा है कि संचेतना का आधार जीवन है, यह विकसित चेतना ही है। शरीर संचेतना को अर्थात पूर्णता के अर्थ में चेतना को मानव परंपरा में व्यक्त करने का माध्यम है। इस बात को समझाने की कोशिश की है, उसको आप लोग जांचेंगे। यदि आपको समझ में आ गया तो हमारा लिखना सार्थक हो गया। इस ढंग से दर्शन, विचार, शास्त्र तीनों चीजों को दिया। शास्त्रों का मूल आशय है मानव को व्यवस्था में जीना है। जीने के लिए कौन सा तरीका है, विधि क्या है, नीति क्या है, प्रणाली क्या है, इन सब बातों को शास्त्रों में स्पष्ट किया है। इसके बाद इसको क्रियान्वयन करने के लिए योजनाएं आई। योजनाएं 3 स्वरूप में आई। पहली योजना है रुक जाते हैं थोड़ा सा, है ना। ये एकदम से वाङ्मय समाप्त हो गया है इस बिंदु पर, यहाँ तक आते आते, तो योजनाओं को फिर अभी इसके बाद में देख लेंगे। तो बेसिकली धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि आप में से जिन लोगों का ऐसा मन करेगा कि भाई दर्शन को अच्छे से समझना है, तो ये आपको ध्यान में आ भी जाएगा। हमने पहले भी आपको बताया ही था कि दर्शन का लेआउट कैसा है। तो इसको, ये दर्शन में 4 पुस्तकें हैं, ये हमने पहले देख लिया। उसके बाद में वाद पे आए, तो वाद पे भौतिकवाद की बात हो गई थी, जनवाद की बात हो गई थी। अभी सुनील भाई ने पढ़ना शुरू किया तो अध्यात्मवाद से शुरू किया। बाबा जी बड़े डंके की चोट पर कह रहे हैं कि अध्यात्म जिसको संसार मानता रहा उसको समझाने में असमर्थ रहा, है ना। हजारों साल से अध्यात्म की बातें हो रही हैं और काफी बार ये बातें रहस्यमयी लगती हैं, काफी बारी परस्पर विरोधी लगती हैं। एक संप्रदाय कहता है कि ईश्वर ऐसा होता है और दूसरा संप्रदाय उससे अगेंस्ट कहता है। एक कहता है कि मरने के बाद ऐसा होता है, दूसरा उससे उल्टा कुछ कहता है। और एक आम आदमी को, हम जैसे को पता नहीं चलता कि भैया क्या माने क्या ना माने, सब कुछ इतना मिस्टीरियस सा लगता है। और काफी बार तो ऐसा होता है कि एक ही समुदाय, एक ही धर्म के को फॉलो करने वाले लोगों में भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। तो फिर उनकी उनकी जो है ना सब विचारधाराएं बन जाती हैं। मतलब वो फिर उन्हीं विचारधाराओं में एक ही धर्म के अंतर्गत एक विचारधारा का इंटरप्रिटेशन कुछ होता है, दूसरी विचारधारा का इंटरप्रिटेशन कुछ होता है। तो इसमें काफी कंफ्यूजन रहा। बाबा जी इसको डंके की चोट पर कह रहे हैं, अध्यात्म को हम आसानी से चंद क्षणों में ही समझ सकते हैं। अब चंद क्षण लगे या जो भी वो हम समझने वाले पे लगता है, लेकिन हमने जैसे व्यापक भी बात की, तो बाबा जी ने मध्यस्थ दर्शन में क्लियरली प्रस्ताव रखा है कि जिसको हम व्यापक के रूप में एग्जिस्टेंस में पहचानते हैं, जिसको हम स्पेस के रूप में पहचानते हैं, जो धरती और धरती के बीच में, धरती और सूरज के बीच में, धरती और चांद के बीच में है, और हम जो अपने आसपास की वस्तुएं हैं, कुछ भी रचना संरचना देखें, ये लैपटॉप देखें, पंखा देखें, अपना शरीर देखें, ये सब कुछ परमाणुओं से बने हुए हैं। और इन परमाणुओं में भी जो है खाली जगह है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में खाली जगह है ना, 2 एटम्स के बीच में खाली जगह है। तो ये खाली जगह हर जगह के ऊपर है। बाबा जी ने इसी को
परमात्मा या ईश्वर से इक्वेट करते हुए रखा है कि परंपरा में जब भी ईश्वर की बात हुई है वो एक्चुअल में व्यापक की ही बात हुई। ये बाबा जी कह रहे हैं कि इसको हम चंद क्षणों में समझ सकते हैं, उसके बाद हम अपने में शोध करते रहें, अपने में अपना मनन चिंतन चलता रहे कि बात ठीक लग रही है या नहीं लग रही, कुछ डाउट्स वगैरह हो उसमें बातचीत कर सकते हैं। तो व्यापक को सीधा बाबा जी ने डायरेक्टली ईश्वर से रिलेट किया, सारा रहस्य खत्म कर, है ना। हम लोग बचपन से सुनते ही आ रहे हैं और कई फिर वो तर्क में ऐसी बातें फैल जाती हैं कि ईश्वर सब जगह है, फिर कोई कहता है कि दिखता नहीं है, दिखेगा कैसे, फिर जो समझा रहा है वो कहता है दिख तो सकता ही नहीं है, इसको समझना पड़ता है ना। फिर जो समझना चाहता है वो कहता है इसको मैं समझूं कैसे, तो फिर समझाने वाला कहता है भैया ये अपने आप ही समझना पड़ेगा, बस बात वहां पे आके इससे आगे मोस्टली चल नहीं पाती। बाबा जी कह रहे हैं कि हम समझ सकते हैं कि स्पेस जो है ये बिल्कुल एक साइंटिफिक लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इसको जो है हम बिल्कुल व्यापक को जो है ईश्वर जो परमात्मा जितनी भी बातें होंगी वो इससे रिलेट होता है, ये पूरा आध्यात्मवाद है। तो वाद या लॉजिकली विचार को रखने के लिए तीन चीजें रही, कौन कौन सी? भौतिकवाद, जनवाद और आध्यात्मवाद, है ना। दर्शन 4 थे, वाद 3 थे, और इसको बाद में जो आगे चले तो फिर आया कि 3 शास्त्र भी है, आवर्तनशील अर्थशास्त्र, व्यवहारवादी समाजशास्त्र और एक है मनोविज्ञान, इसका भी जिक्र आया था, मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान। ये तीनों जो है सीधा जिंदगी से जुड़ती हुई चीजें। तो 4 दर्शन, 3 वाद, 3 शास्त्र, ये 10 बुक्स का जो है वो मेन मध्यस्थ दर्शन का लिटरेचर है। तो उसके इर्द गिर्द थोड़ी सी 4-5 किताबें और भी हैं। ये जो है इतना बाबा जी ने अपना उसका लिटरेचर का लेआउट रखा है। तो आप में से जो समझना चाहते हैं फर्दर, मेरे को लग रहा है सारी चीजें, सारी पुस्तकें अपना इंटरनेट पे उपलब्ध हैं ही, लिंक भी आप लोगों के साथ में इस ग्रुप में शेयर किया था, जिसका मन हो डाउनलोड करके एटलीस्ट पन्ने पलट के देख सकते हैं। और आजकल सुबह 6 बजे इंडिया टाइम के हिसाब से इन पुस्तकों का 1 बाय 1 अध्ययन भी होता है, 1 घंटा 1.5 घंटा के करीब चलता है। तो आजकल अध्यात्मवाद का अध्ययन चल रहा है, तो किसी का मन हो तो वहां पर भी जो है, एक राकेश गुप्ता जी हमारे भाई बाबा जी के साथ में उन्होंने समय काफी बिताया है, उन्होंने एक यूट्यूब पे चैनल बनाया हुआ है जीवन विद्या प्रोग्राम। तो अगर किसी का मन हो कि ये जो आजकल सवेरे 6 बजे रिकॉर्डिंग होती, मतलब उस टाइम पे तो लाइव होता है यूट्यूब पे, फिर उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती ही है, तो किसी को पहले की रिकॉर्डिंग्स देखनी हो या जो लाइव हो रहे हैं आगे के सत्र वो देखने हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो उसका आपके पास में लिंक आता रहेगा, तो आपको आइडिया लगता रहेगा बीच बीच में भी अगर देखना चाहें कि भैया आध्यात्मवाद में क्या बात हो रही है ना। और आगे इसके बाद में जो भी बुक शुरू होगी, एक बुक में ऑलमोस्ट 1 महीना लगता है, तो इस तरह से जो है ये चल रही है बातचीत, ये लिटरेचर का लेआउट। अब हम यहाँ से पढ़ जी, के आवर्तनशील का मतलब क्या है? आवर्तनशील भैया रिसाइकलिंग। ओके। तो जैसे कि मिट्टी से, हवा से, पानी से जो है वो पौधा बनता है, और फिर पौधा जो है वो जब मर जाता है तो फिर से वो मिट्टी, पानी, हवा ये सब जो है वो रिलीज करता है, और ये क्रम जो है वो अरबों सालों से जो, या जब से ये पेड़ पौधे हैं तब से चल रहा है, और जब तक पेड़ पौधे रहेंगे तब तक ये चलता रहेगा। थैंक यू। ठीक है, आगे ये एक पेज रह गया, इसको भी पढ़ लें कोई, तो फिर जो है जो मैं कह रहा था कि समराइज कर लेंगे। रजत जी आप कह रहे थे आप पढ़ेंगे? जी, मैं शुरू कर सकता हूँ। हाँ जी। पेज 21, थर्ड पैराग्राफ। पहली योजना है जीवन विद्या योजना। आदिकाल से मानव स्वयं के प्रति अज्ञानी बना रहा। आदर्श युग में भी आत्मा परमात्मा नाम की चीजों को बहुत उपदेश रूप में समझाने की कोशिश किया, किंतु समझा नहीं पाए। यह जो स्वयं के प्रति अज्ञानता, अनभिज्ञता है, यह आदमी को ज्यादा परेशान किए है। यदि यह समझ में आ जाए तो आगे की जो बात है वह समझ में आ जाएगी।
आएगी ही। इसी कठिनाई के को दूर करने के लिए जीवन विद्या योजना है। इस योजना का केंद्र बिंदु जीवन है, जो बच्चे बूढ़े सभी मानवों के समान रूप से समझने का अधिकार विद्यमान है। मानव की समानता का आधार जीवन ही है। शरीर किसी भी दो मानव में एक समान होते नहीं हैं। जीवन समान है, जीवन की शक्तियां व बल समान है, जीवन का लक्ष्य समान है। जीवन जागृत होना चाहता है, जागृति ही इसका यानी कि जीवन का लक्ष्य है। हर व्यक्ति समाधान को पाना चाहता है, हर व्यक्ति न्याय चाहता है। आप सब इस बात को जांच सकते हैं। आपका कोई अंग अवयव ऐसा नहीं है जिसमें न्याय की प्रतीक्षा हो, न्याय को चाहता हो। शरीर का कोई अंग समाधान को चाहता हो, उसी प्रकार शरीर का कोई अंग अवयव नहीं है जो समृद्धि चाहता हो, जबकि मानव न्याय, समाधान, समृद्धि चाहता ही है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि न्याय, समाधान, समृद्धि, सत्य, यह सब जीवन की ही चाहत है, क्योंकि जीवन और शरीर के रूप में मानव है। अतः जीवन के स्वरूप को समझा जाए, जीवन की क्रियाओं को समझा जाए, जीवन तृप्त होने के लिए न्याय, धर्म, सत्य को समझा जाए, यही छोटा सा काम इसमें से निकला है। इसी के आधार पर जीवन विद्या योजना प्रस्तुत किए हैं। यह कार्य योजना में परिणित किया। विज्ञान के दिग्गज तथा विज्ञान नहीं जानने वाले ज्ञानी अज्ञानी सभी इसे सुने हैं। कुछ लोग समझ गए हैं और दूसरों को समझाने में लग गए हैं और समझाने में सफल हो गए हैं। तब हमें विश्वास हुआ कि जो हम समझे हैं वह सार्थक है और प्रमाणित है। इसे सब समझ सकते हैं और समझकर समझा सकते हैं। दूसरी योजना है शिक्षा का मानवीयकरण। समझदार होना सबकी आवश्यकता है ही, इसलिए समझदारी की सारी वस्तुओं को शिक्षा में समावेश किया जाए। इसके लिए पाठ्यक्रम बनाया गया, स्कूल में प्रयोग किया गया। वह स्कूल है बिजनौर जिले के गोविंदपुर में। वहां पर एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। पहले सारे शिक्षाविद यह बोलते रहे कि विद्यार्थियों का वातावरण पर प्रभाव पड़ता है, परंतु गोविंदपुर में अनुभव किया गया कि विद्यार्थियों का प्रभाव वातावरण पर पड़ता है। इसको विशाल रूप में देखने का अरमान है। इसके लिए प्रयत्न जारी है। तीसरी योजना है परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था। केंद्र शासित शासन के स्थान पर समाधान केंद्रित व्यवस्था। इस तरह से दर्शन, शास्त्र और योजनाएं निस्पंदित होती हैं। जय हो, मंगल हो, कल्याण हो। बढ़िया हो गया भैया, ठीक है जी। तो अब क्या कह रहे हैं कि जो लिटरेचर का लेआउट था वो एक बार पहले बता दिया, अब योजनाएं बता रहे हैं, मतलब कार्यक्रम के हिसाब से करने के लिए क्या क्या चीजें हैं, मतलब आदमी समझेगा या अभी हम समझ रहे हैं तो समझने के बाद का रोड मैप क्या है या साथ साथ में क्या है। तो इसमें 3 योजनाएं जो है ना वो बाबा जी ने इसमें मध्यस्थ दर्शन में प्रस्तावित है। पहली है जीवन विद्या योजना। जीवन विद्या योजना को ऐसा कह रहे हैं कि मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है ना, और शरीर को जीवन चलाता है, तो जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। ये वाली बात जो है ये बड़ों को इस स्तर तक समझ में आएगी तो हम अगली पीढ़ी का इस तरफ विल बी एबल टू ड्रॉ देयर अटेंशन, हम उनका ध्यानाकर्षण करवा पाएंगे अगली पीढ़ी का। अगर हमारी पीढ़ी के लोगों को ही में कुछ लोगों को भी इसकी तरफ क्लैरिटी नहीं बनेगी तो अगली पीढ़ी को कोई भी गाइड करने वाला नहीं होगा। तो ये जीवन विद्या योजना जो है वो ये जो हम अभी काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में सेशंस ले रहे हैं, परिचय शिविर होते हैं, अध्ययन शिविर होते हैं, उस सब का मेन मतलब ये है कि जो एडल्ट्स के लेवल के ऊपर, पेरेंट्स के लेवल पे, टीचर्स के लेवल पे, अपना जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हैं, प्रोफेशनल्स हैं,
वो सब अपने ह्यूमन बीइंग के डिजाइन को समझ पाए, और फिर जहां जहां पर वो काम कर रहे हैं वहां पर एटलीस्ट उनको इस चीज की इंपॉर्टेंस पता चल जाए कि भाई हाँ, ये वाली चीज जो है ये सबको मालूम होने की आवश्यकता है। तो जीवन विद्या योजना मतलब मानव बराबर शरीर प्लस जीवन, जीवन का क्या महत्व है, जीवन को कैसे समझे, ये सारा का सारा जो है जीवन विद्या योजना है। इसके लिए कार्यक्रम, इस तरह के सेशंस और शिविर वगैरह जो है ये चलते रहते हैं। और इसमें मानव की समानता का आधार जीवन ही है, शरीर हम सबके अलग अलग हैं, ये बातें हमने पहले के सेशंस में भी की हैं, बाबा जी यहाँ पर शिविर में कह ही रहे हैं। दूसरी बात, दूसरी योजना है शिक्षा का मानवीकरण। अब ये जो है इसको कैसे देख रहे हैं शिक्षा का मानवीकरण, कि शिक्षा में मानव आ जाए। तो मानव बराबर शरीर प्लस जीवन, ये सिर्फ हम एडल्ट्स को ही समझने की जरूरत है, या बच्चा 15 साल तक 20 साल तक जब स्कूल कॉलेज में जा रहा होता है तो उस टाइम पे उसको भी स्कूल कॉलेज में ही एजुकेशन के प्रोसेस में इसको सिलेबस के तौर पे इंक्लूड किया जा सकता है, किया जाने की आवश्यकता है। इस तरफ हम लोगों का, जो आज के एडल्ट्स हैं, आज के कर्ता धर्ता हैं, आज समाज को चला रहे हैं, इनका ध्यान चला जाए कि शिक्षा में मानव का अध्ययन नहीं हुआ। बाबा जी बार बार इस चीज को कह रहे हैं, शिक्षा में शरीर का अध्ययन हुआ है, शिक्षा में जड़ संसार का अध्ययन हुआ है, शिक्षा में मानव का अध्ययन नहीं हुआ। क्योंकि ये जो जीवन नाम की वास्तविकता है, ये हम सब, आप सब स्कूल कॉलेज में गए हैं, हमने कभी भी ये जीवन को इस क्लैरिटी के साथ में किसी भी एजुकेशन के कंटेंट में नहीं देखा। तो दूसरी योजना या दूसरा कार्यक्रम क्या है, एजुकेशन में ह्यूमन बीइंग को लेकर आना, शिक्षा का मानवीयकरण इसको कह रहे हैं, शिक्षा में मानव को लाना। और तीसरा जो है उसके लिए कह रहे हैं, तीसरी योजना है परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था। तो ये शक्ति केंद्रित शासन के आधार पर समाधान केंद्रित व्यवस्था, इसका बाबा जी ने एक डिटेल्ड लेआउट जो है वो अपने शास्त्रों में आगे चल करके, जो 3 शास्त्र हैं उनमें दिया है। बेसिकली उसका प्रपोजल इस तरह से है कि जैसे ये अभी तक वोटिंग वगैरह होके और ये सब जो है ये अलग अलग तरीके से गवर्नेंस कैसे की जाए, जो मॉडल्स निकले हैं, इसकी बजाय समझदार लोग अपने आप जो है स्वयं स्फूर्त विधि से, सेल्फ मोटिवेशन से एक स्ट्रक्चर होगा, और उस स्ट्रक्चर में किस तरह से स्ट्रक्चर में हायरार्की होगी, वो परिवार से शुरू होगा, फिर वो जैसे कहते हैं कि विलेज लेवल पर, फिर टाउन लेवल पर, फिर सिटी लेवल पर, इस तरह से करते हुए जो है वो लोग जो है, इसमें कई योजनाएं हैं अपनी, कि शिक्षा कैसे चलेगी, स्वास्थ्य कैसे चलेगा, व्यापार कैसे चलेगा, उस सब की डिटेल जो है वो है। तो समाज का स्वरूप क्या होगा, ये तीसरी योजना है। शिक्षा का स्वरूप क्या होगा, शिक्षा में क्या करना है, ये दूसरी योजना है। और जितने आज के एडल्ट्स हैं, एटलीस्ट उनको इस चीज की इंपॉर्टेंस पता चले कि मानव बराबर शरीर प्लस जीवन, शरीर जीवन को समझना है। जीवन विद्या के नाम से इस तरह से जो शिविर वगैरह है, इनकी आवश्यकता है। तो ये 3 तरह से हम लोगों के कुछ ऑप्शंस हैं, जिनका ऐसे लगे कि भाई हाँ, जैसे जैसे समझे हम किसी किसी चीज में भागीदारी करना चाहते हैं, पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, तो ब्रॉडली इस तरह के 3 कार्यक्रम जो है बाबा जी ने सुझाव के रूप में रखे हुए हैं। और हमारे साथी जो है वो अलग अलग अपनी रुचि प्रवृत्ति के अनुसार जहां जहां पर जिसका मन करता है वहां पर काम भी कर रहे हैं। तो ये जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था जीवन विद्या एक परिचय का, ये हमने आज समाप्त किया है। किसी का जनरल क्वेश्चन हो तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अभी 10 मिनट के लिए अगर रुक जाएं, और इसमें से जो चीजें मेरे को इम्पोर्टेंट लगी थी, जो बार बार लिटरेचर में आएंगी और हमें समझनी होंगी, उनको मैंने 3 स्लाइड्स में कैप्चर किया है, वो भी आपके सामने रख दूं, क्या लगे हाथ? ठीक है जी भैया। तो ये मैंने एक प्रेजेंटेशन शुरू किया, पीपीटी दिख रही है आपको भैया? नहीं अभी तो नहीं भैया। अभी नहीं दिख रही, एक सेकंड, फिर मैं अच्छा, फिर मैं क्या करता हूँ कि एक बार स्टॉप शेयर करता हूँ और दोबारा से शेयर करता हूँ। अब दिख रही है? जी जी भैया। ठीक है। तो अभी क्या है कि
मतलब ये इतने क्लियरली शायद नहीं आया है, लेकिन ये सारी की सारी रेफरेंसेस बाबा जी ने अपने पूरे जो पहला अध्याय था उसमें दिया है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे ये लिटरेचर में बार बार आएगा, हम स्लाइड में वैसा रख दें ताकि आप इसको इस तरह से अपने मन में बिठाते रहें धीरे धीरे करके। ज्ञान को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया मध्यस्थ दर्शन में: अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन दर्शन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। तो अस्तित्व दर्शन ज्ञान मतलब ये अस्तित्व क्या है। तो अस्तित्व क्या है, बाबा जी ने ब्रॉडली बताया कि अस्तित्व में व्यापक है और साथ में जड़ और चैतन्य इकाइयां हैं, और हर इकाई अपने रूप गुण स्वभाव धर्म के साथ में। ये जो है ब्रॉडली अस्तित्व दर्शन ज्ञान का सिलेबस। व्यापक में जड़ और चैतन्य इकाइयां और हर इकाई अपने रूप गुण स्वभाव धर्म के साथ। ये जो है ब्रॉडली अस्तित्व दर्शन ज्ञान। ये बार बार जो है ये शब्द आएंगे आगे, और जैसे जैसे आएंगे हम इनको डिटेल में समझेंगे। जीवन दर्शन ज्ञान, मैं एज ए ह्यूमन बीइंग बॉडी एंड सेल्फ का को एग्जिस्टेंस है ना, मानव बराबर शरीर प्लस जीवन। तो शरीर को तो हम समझे हुए, जीवन वाले पार्ट से हम अनअवेयर रहे, तो जीवन वाले पार्ट की अवेयरनेस होना भी एक ज्ञान है। इसको जीवन दर्शन ज्ञान का है। ये वाली ज्ञान संपन्नता हमें नहीं रहती। इस मामले में अगर हम अज्ञानी रहते हैं तो काफी व्यवहार पक्ष में गलतियां होती रहती हैं, हमारे आचरण में गलतियां होती रहती हैं, हमारे आसपास जितनी गलतियां हो रही हैं उनके मूल में अगर देखा जाए तो ये जीवन दर्शन ज्ञान की क्लैरिटी नहीं है, इसलिए गलतियां। और तीसरा जो है फिर मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, के अस्तित्व क्या है मुझे पता चल गया, मैं क्या हूँ मुझे पता चल गया, अब मेरा इस अस्तित्व में रोल क्या है, ये भी जो है प्रस्ताव रूप में यहाँ पर आता है। और फिर हम एक बार उस आचरण को जब हम देखते हैं समझते हैं, बाबा जी ने जैसे उसको उसकी तरफ हमारा ध्यान दिलाया, तो फिर लगता है कि अरे हाँ, सही जीने का तरीका ये है। और बाबा जी ने बार बार कहा कि किसी के ऊपर कोई बाध्यता नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है कि जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही करना है। आप किसी तरीके से जिंदगी जी रहे हैं, अगर आप उससे संतुष्ट हैं, खुश हैं, तो वैसे ही जीते रहें। और अगर ऐसा लगता है कि नहीं, शायद कुछ और भी है जो मैं बेहतर कर सकता हूँ, लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता चलता, दिशा नहीं पता चलती, ज्ञान नहीं मिलता कि मैं करूँ क्या, तो मेरे पास में एक प्रस्ताव है, इसको सुन लो। सुनने के बाद में ठीक लगे तो आप इसको अपनी जिंदगी में डाल सकते हैं, नहीं तो जैसा जी रहे हैं वैसा तो जीते रहो, आपकी मौज है, उसके में तो कोई विघन नहीं डालता। तो ये मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान जो है, ये एक मानव का सही आचरण क्या होगा, ये हम देख पाए और फिर अपना भी मूल्यांकन कर ले कि भैया मैं ऐसा ही जी रहा हूँ या नहीं जी रहा, और फिर अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो जो हमने अभी चैप्टर 1 किया है, अध्याय 1, उसमें ये तीनों चीजें, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन दर्शन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, ये पेज नंबर 10 एंड पेज नंबर 16 पे बाबा जी ने 2 बार इसको रेफर किया है। तो आप अब जब दोबारा देखेंगे तो आप उसको ज्ञान के साथ में रिलेट करते हुए पढ़ पाए, है ना। ये ऐसा जो है मेरा आपसे आग्रह है। पेज नंबर 10 और 16 पे ये 3 ज्ञान की बात की। बाबा जी ने शायद ज्ञान शब्द नहीं यूज किया दोनों जगह पे, एक जगह पे किया, एक जगह पे नहीं किया, लेकिन दर्शन में इसको ज्ञान और 3 ज्ञान के सब कैटेगरीज में रखा। दूसरी स्लाइड पे चलता हूँ। ये आज हमने कवर किया है स्वायत्त मानव क्या होता है। ये भी दर्शन है। स्वायत्त मानव मतलब जागृत मानव। तो ये जागृत मानव जो है वो कैसा होगा, तो ये 5 उसके लक्षण जो हैं, उसके वो कैसा कैसा जिएगा, ये बाबा जी ने बार बार जो है सारी अपने वाङ्मय में, सारे पुस्तकों में इसका जिक्र किया है, और ये अपना जो जीवन विद्या एक परिचय है इसमें भी किया। मुझे लगा इसको हम बिल्कुल प्रिसाइजली स्लाइड में भी कैप्चर कर लें। स्वयं के प्रति विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबी। ये जो है एक स्वायत्त मानव, जागृत मानव जो है वो जीता हुआ, जब अगर कहेगा कि मुझे जांच लो, तो हमारे पास भी जांचने का आधार जो है, हम भी ऐसा देख पाए। बाबा जी प्रस्ताव दे रहे हैं कि इन आधारों पर खरा उतरे आपके आंकलन से, और आप खुद भी अगर अपने को जागृत मानना शुरू कभी कर दें तो अपना भी मूल्यांकन इस आधार पर करें। ये पेज 16-17 पे आज आया ही था।
और फिर तीसरा जो स्लाइड है वो है कि योजनाएं क्या है। तो 3 योजनाएं जो है बाबा जी ने प्रस्तावित की है मध्य दर्शन के आधार पर। एक है जीवन विद्या योजना कि मानव बराबर शरीर प्लस जीवन। ये जो है जितने लोगों की इसकी अवेयरनेस बनेगी और इसकी स्वीकृति होगी, है ना, उतना जो है चीजें ठीक होने की संभावना है। क्योंकि जितना भ्रम है, जितनी गलतियां हैं, जितना अपराध है अपने आसपास, वो सारा का सारा ये मैं शरीर प्लस जीवन हूं, इसकी क्लैरिटी ना होना उसके मूल में। फिर दूसरी योजना बाबा जी ने बताई जो भी हमने डिस्कस की, शिक्षा का मानवीयकरण। मतलब शिक्षा में मानव क्या है ये हम इंक्लूड कर पाए। तो शिक्षा अब हमारी शिक्षा तो हो चुकी है, हम तो स्कूल कॉलेज से निकल आए, अब हमारे बच्चों की शिक्षा हो रही है। तो एज ए रिस्पॉन्सिबल पेरेंट कई बार हम अपने में इवेल्युएट कर लें कि अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनकी क्लासरूम में तो ये डिस्कशंस नहीं होते, लेकिन क्या इनको इतनी अवेयरनेस की, इस क्लैरिटी की जरूरत है? अगर जरूरत महसूस होती है तो देन एज ए पेरेंट आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई हाँ, ये क्लासरूम में तो आने में पता नहीं कई साल लग जाएंगे, तब तक बच्चा तो मेरा बड़ा हो ही रहा है और ये स्कूल कॉलेज से निकल जाएगा, तो इसको इसके बिना, अपनी अवेयरनेस के बिना ये जिंदगी में गलतियां करेगा। इसको एज ए पेरेंट आई विल फिल इन द गैप। ये जो अपनी जिम्मेदारी में हम फिर इसको ले सकते हैं। और तीसरा है परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था कि इस समझदारी से विकसित होकर कुछ परिवार इकट्ठे जिएंगे तो वो कैसे करेंगे, वो पैसे को देखेंगे कैसे देखेंगे, अर्थशास्त्र को कैसे देखेंगे, है ना, शादियां वगैरह हैं उनको कैसे देखेंगे, नौकरियों को कैसे देखेंगे, खेती को कैसे देखेंगे। तो ये साथ में जीते हुए परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था का भी एक व्यवहारिक रूप जो है वो हम समझते रहें और जहां जहां पर हम कर पाए उसको जीने की कोशिश करें। ऐसा भी एक जो है ऑप्शन के रूप में बाबा जी ने योजना के रूप में रखा है। तो ये 3 योजनाएं। तो फर्स्ट चैप्टर में मुझे लगा कि वाङ्मय से रिलेटेड ये 3 डायरेक्ट चीजें आई। इसको मैं 3 स्लाइड्स के सामने शेप में आपके सामने रख देता है। अभी 10-15 मिनट है हमारे पास में, जितनी चैप्टर 1 की बात हुई उसके ऊपर कुछ बातचीत करनी हो तो कर लें। भैया मुझे पूछनी है, जब हम अपने आप से विश्वास बोलते हैं तो वो तो मतलब बहुत बारी इसमें भी एक भ्रम होता है ना कि आप जो कर रहे हैं उसमें विश्वास करिए। वो वाली बात तो इधर नहीं है ना, ये तो अपने आप में समझ के साथ जो आ रहा है, मतलब है ना। तो वो शायद एक उसको और थोड़ा गहराई में अगर आप उस पर बात कर सकती। दीदी इसको हाँ अच्छे से आपने इसको अभी मतलब पूछा जैसे कि ये स्वयं के प्रति विश्वास का मतलब ये नहीं है कि अपने पे विश्वास रखो, विश्वास नहीं भी है तब भी विश्वास रखो, क्योंकि ऐसे में तो काफी गलती होने की संभावना रहती है ना। विश्वास नहीं है फिर भी विश्वास रखो, हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। तो मानव अस्तित्व में ऐसी इकाई है, इकलौती इकाई है जो सब कुछ समझना चाहता है और सब कुछ समझ भी सकता है। ये एक सूत्र है मध्यस्थ दर्शन का। मानव अस्तित्व में ऐसी एक ही इकाई है जो सब कुछ समझना चाहता है और सब कुछ समझ भी सकता है। तो स्वयं के प्रति विश्वास का मतलब ही ये है कि मैं अपना मूल्यांकन करके ये पाया, जैसे हम दूसरों का मूल्यांकन करते हैं वैसे ही हम अपना भी मूल्यांकन कर सकते हैं। तो अपना मूल्यांकन करके भी ये पाया कि हाँ, मैं अस्तित्व को समझता हूँ, अस्तित्व में एक भौतिकता का एक आयाम है, जड़ संसार का आयाम है, उसका एक महत्व है, उसको भी समझता हूँ, और एक चैतन्य पक्ष है उसको भी समझता हूँ। और इन दोनों की जो जो जिंदगी में रोल है उस रोल को समझता हूँ और उस रोल के अनुसार जी पाता हूँ। उस रोल के अनुसार जो समझा हूँ, अगर कोई और व्यक्ति मुझसे समझना चाहता है तो मैं उसको समझा भी पाता हूँ। ये सारी चीजों को जब हम मिलजुल कर कहें तो हम ऐसा देख सकते हैं कि इसको स्वयं के प्रति विश्वास करें। बाबा जी ने बार बार, देखिए पहले चैप्टर को आप दोबारा से पढ़ेंगे, बाबा जी ने कहा मैं इस अस्तित्व को समझा हूँ और आप समझना चाहते हैं तो आपको समझा भी सकता हूँ, है ना। अभी हम लोगों की रोजमर्रा की जीने में काफी बारी ऐसा भाषा बनती है कि हम किसी चीज के बारे में कन्विंस्ड होते हैं और हमारे जिससे बात कर रहे हैं वो कोई ऑफिस में भी हो सकता है, कोई हमारा घर का फैमिली मेंबर भी हो सकता है, वो हमसे कन्विंस हो नहीं रहा,
और हमें लग रहा है कि भैया ये कन्विंस नहीं हो रहा तो ये कुछ गलती कर देगा, और हम उसको ना कई बार भाषा के रूप में ऐसा निकलता है आखिर में कि मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन लेकिन तुम मतलब ठीक नहीं कर रहे, है ना। तो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ भी अपने में एक एक योग्यता की कमी है। ऐसा क्या हो गया भैया कि जो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, है ना। अगर समझा हुआ हूँ तो उसको शब्द के रूप में समझाने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो बाबा जी इसको बड़ी क्लियरली बार बार कह रहे हैं, मैं समझा हुआ हूँ और समझा भी सकता हूँ, ना, बशर्ते आप समझना चाहते हैं ना। आप सिर्फ तर्क कुतर्क करने के लिए आए हैं, फिर समझने समझाने का कार्यक्रम नहीं होगा। अगर आप में समझने की तीव्र इच्छा है तो मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ और आपको समझा दूँ। तो ये स्वयं के प्रति विश्वास दीदी, ये धीरे धीरे आपकी अपनी स्पष्टता बनेगी, आप भी सोचते रहें इस पे, लेकिन शुरुआत के लिए इसको ऐसे दें। जी भैया। संजीव जी, इस स्लाइड बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने समराइज किया। और मुझे तो लगता है कि ये जो 5 जो सामने हमारे पास चीजें हैं, ये आई वुड टेक इट एज माय गोल्स एक्चुअली इन माय लाइफ। अगर मैं इन 5 चीजों पे मैं खरा उतरता हूँ तो डेफिनेटली मतलब कहने का मतलब है कि दीज आर सम ऑफ दी, जनरली हम अपनी लाइफ में गोल सेट करते हैं, तो इन 5 को जब मैं देख रहा हूँ तो ये 5 बराबर तरह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनको शब्दशः ऐसे ही हमको अपने अपने लाइफ के गोल के रूप में रखना चाहता हूँ। दूसरी बात, जो योजनाएं जो बताई, मुझे इन योजनाओं में कहीं ना कहीं अरू वैली की छवि दिखाई देती है। और मैं देख रहा हूँ कि अरू वैली जो है वो कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं जिसमें कि वो वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट जगह से लोगों को कहते हैं कि भाई अगर आप हमारे फिलॉसफी में बिलीव करते हैं और हमारे जैसे एक समाज में रहना चाहते हैं जो कि उनके हिसाब से लेट्स से एक आइडियल समाज है, तो वो उस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। मैं वहां पर गया था, देखा मैंने उन सब चीजों को। लेकिन मैं भी, जो मुझे दिक्कत हो रही है वो ये हो रही है कि कहीं पर इस तरह का समाज बाद में एक कल्ट के रूप में तो नहीं मतलब वो क्यों नहीं उसको एक लार्जर कॉन्सेप्ट में कर पा रहे हैं उसको। तो ये जैसे हमने कल भी बात की थी कि कोई चीज जब शुरू होती है तो उसको जमीन पे उतरने के लिए टाइम लगता ही है ना। और उसी स्टेज पे हम लोगों का जो स्वयं के प्रति विश्वास वाला एंगल जो है ना, ये जो हमने इससे पहले वाली स्लाइड पे देखा, ये भी टेस्ट होगा ही कि चीजें अभी जमीन पे नहीं उतरी हैं, लेकिन क्या ये उतरेंगी कि ये नहीं उतरेंगी, क्या ये मानव जाति की आवश्यकता है या नहीं है, क्या इसको मानव जाति स्वीकारेगी या नहीं स्वीकारेगी, है ना। यहाँ पे जो है आके अपने फिर विश्वास का भी जो है वो आंकलन होता है। तो मतलब जिसे कहते हैं कि ध्यान से चला जाए, परखते हुए चला जाए, विद सम कॉशन चला जाए। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा इसमें खुद ही पड़े, तो वो सारा भी जो तुलन वाला काम करना है, कंपैरिजन करना है, वो सब किया जाए। और भी लोग अच्छी बातें कर ही रहे हैं। बाबा जी ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि अच्छी बात मैं ही कर रहा हूँ दुनिया में, या मैं पहला व्यक्ति हूँ जो अच्छी बात कर रहे हैं, और भी लोग कर रहे हैं। मतलब तो अब हम लोग जो है उसको टोटेलिटी में समझें। ये जो है वो बाबा जी कह रहे हैं टुकड़ों में अच्छी बात। तो मैं सच्ची बात बताऊं, मैं भी जब फिलोसफी के अल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर कर रहा था, मैं भी कई जगह गया मध्य दर्शन से पहले। अच्छी अच्छी बातें टुकड़ों में बहुत जगह पे होती हुई देखी, लेकिन पूरे एग्जिस्टेंस को किसी कंप्लीट पर्सपेक्टिव के साथ में मैं देख सकता हूँ और उसके अनुसार जी सकता हूँ। वो मेरी नजर में तो कम से कम ये मध्यस्थ दर्शन पहले आया। हो सकता है और भी होंगे, अगर आप लोगों ने देखा है तो आप उसका अपना आपस में कंपैरेटिव एनालिसिस वगैरह करके देख सकते हैं कि कहाँ पर कितनी बात कितनी पूरी हो रही है। तो ये जो 5 बातें आपने कहा कि आपने इसको एज ए गोल ऑफ लाइफ लिया है, एक्चुअल में बाबा जी ये कह रहे हैं कि ये मानव का लक्ष्य है ही, जागृति मानव का लक्ष्य है। हमें ये लक्ष्य बनाना नहीं है। बाबा जी ने बार बार ये कहा है, ये लक्ष्य है ही, हमें इस लक्ष्य को पहचानना है। तो जिस आसानी से ये लक्ष्य आपके सामने रखा गया, हम जितने सेशंस किए, हम यही कह रहे हैं कि हमें भ्रमित अवस्था से जागृत अवस्था में जाना है, 4.5 क्रिया से 10 क्रिया में जाना है। जब जागृति पे पहुंच जाएंगे तो मानव के रूप में कैसा दिखेंगे, ये स्वायत्त मानव के रूप में दिखेंगे। तो ये लक्ष्य आपको लग रहा है कि आपने इस लक्ष्य को
बना लिया है, ये एक्चुअल में ये अस्तित्व सहज लक्ष्य था, आपके सामने ये इतना क्लियरली आया है, तो आप इसको रिजेक्ट करने की स्थिति में नहीं है। ये सर्व मानव का लक्ष्य है। इस तरह से जिसके भी सामने लॉजिकली आएगा, वो व्यक्ति अपनी स्थिति के अनुसार, कई लोग या काफी लोग ऐसे मिलेंगे जो इसको इतनी ही सहजता के साथ में स्वीकार। जी बढ़िया हो गया होगा जैसे आप कह रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि हाँ, मतलब ये मेरा ये लक्ष्य है, मेरा ये लक्ष्य है, लेकिन ये अमरकंटक में मिस्टर नागराज ने इतनी क्लियरली बताया, तो मुझे अपना लक्ष्य जो है ये पहचान में आया। मेरे साथ में ऐसा ही हुआ जैसा आपके साथ हो रहा, और फिर मैं बैठ के आई यूज्ड टू फील अमेज्ड कि कमाल की बात है कि मैं दिल्ली में बैठा हूँ और कोई और व्यक्ति अलग से अनुसंधान कर रहा है, और वो मेरे को बता रहा है कि भैया तुम ऐसे हो और तुम्हारा लक्ष्य ऐसा है। और जब मैं देखता हूँ, थोड़ा समझता हूँ, तो पाता हूँ कि हाँ भाई, वाकई मेरा लक्ष्य तो ऐसा ही लगता है, मुझे ये लक्ष्य स्वीकार है ना? बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया। हेलो। हाँ जी। हाँ सर जी, मेरा एक प्रश्न था हाँ कि जी। ये शिविर वगैरह का जो आपका प्रोग्राम होता है, ये दिल्ली एनसीआर रीजन में ऑर्गेनाइज होता है क्या टाइम टू टाइम? भैया ये एक तो ब्रिज भाई नमस्ते, आप आए कब सेशन में? मैं शुरू से ही सेशन में हूँ, आज भी कल भी मैं न्यूज़ पे रह के सब कुछ सुन रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया है। तो ये सेशन जो है ना, ये एक्चुअल में जो शिविर है, ये तो पूरे इंडिया में समय समय पर होते रहते हैं। आजकल पिछले 4-5 महीने से ऑल शिविर आर ऑन होल्ड, क्योंकि ये कोरोना की वजह से मीटिंग्स वगैरह नहीं हो रही हैं, ग्रुप्स में गैदर नहीं हो रहे हैं। लेकिन जैसे फरवरी मार्च तक जो थे, तो हर महीने पूरे देश में कहीं ना कहीं पर मिलजुल कर 2-3 शिविर होते रहते थे, परिचय शिविर। इसका फॉर्मेट जनरली ऐसा रहता है कि ये 8 दिन का शिविर होता है। 8 दिन, ओके। 8 दिन का, और ये रेजिडेंशियल प्रोग्राम होता है। ओके ओके, और हमारे कुछ अच्छे सीनियर फैसिलिटेटर्स हैं, उनमें से एक है मिस्टर सोम त्यागी। अच्छा जी। ठीक है, तो उनके काफी सारे शिविरों की पूरे 8 दिन की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर उपलब्ध है। ओके सर, ठीक है, तो मैं एक आध शिविर वहां से रिकॉर्डिंग ले लूंगा। मेरा जो प्रश्न था ना, उसका एक कारण था कि वंस इन अ ईयर मेरा इंडिया का लगता है राउंड। इस बार बिकॉज ऑफ कोरोना ये डिले हो गया, तो बट फिर भी मेरा नवंबर दिसंबर में आने का कुछ प्लान है, और डेफिनेटली मैं एनसीआर में भी रहूंगा 1-2-3 दिन। तो इसलिए मैं पूछ रहा था कि उस दौरान यदि कुछ ऐसा हो जहां मैं जाके कुछ समय के लिए अटेंड कर पाऊँ। तो कोई बात नहीं, कुछ शिविर, हाँ बढ़िया है, आप आएंगे तो मुझे बता दीजिए। हम सब लोग, हम में से काफी लोग दिल्ली में ही हैं, मैं भी दिल्ली में ही हूँ। अंकित भाई तो कभी रायपुर में, कभी दिल्ली में होते हैं, और श्रवण भैया भी मोस्टली दिल्ली में रहते हैं। तो शिविर हो रहा होगा कहीं पे, तो आपको उसके हिसाब से उसमें इनवाइट कर लेंगे। नहीं हो रहा होगा तो आपके साथ में 1-to-1 समय बिता लेंगे। यस सर, एग्जैक्टली, थैंक यू। सो मैं आपको अपनी डेट्स वगैरह सब दे दूंगा आने से पहले। अभी मैं अपनी फ्लाइट बुकिंग करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा ये भी कारण लग रहा है, हो सकता है कि तब तक इंडिया में कहीं पीक सिचुएशन ना हो जाए। तो देखते हैं। तो देखते हैं, लेकिन जैसा भी होगा। आजकल जैसे ना, हम लोगों का, काफी लोगों का ऑफिस जाना कम हुआ है ना, काफी वर्क फ्रॉम होम होता है। तो वर्क फ्रॉम होम में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है, थोड़ा मैनेज भी कर सकते हैं अपने टाइम को। ऐसी मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि आप सब भी कर ही लेते होंगे। तो सर, बिल्कुल है ना, तो ऐसे में ये जो YouTube पे रिकॉर्डिंग्स है, इसका एक लिंक हमने पहले, मैंने कहीं पर शेयर किया था, बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखा हुआ है। मैं दोबारा से इस ग्रुप में डालता हूँ अभी इस मीटिंग के बाद में ना। तो आप उसमें हमारे 3-4 साथियों के शिविर हैं जिनका रिकॉर्डिंग रखा हुआ है। आप चाहें तो सबका थोड़ा थोड़ा देखें, लेकिन कम से कम सोम त्यागी जी वाला जरूर देख लीजिए। हाँ सर, सोम त्यागी जी वाला डाल दीजिएगा। बस मुझे वो संज्ञान में डालना था आपके। जैसे ही मेरी फ्लाइट बुकिंग हो जाएंगी इंडिया की, तो फिर मैं आपसे 1-to-1 टच में रहूंगा उसके लिए, जब मैं आऊंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, स्वागत है। थैंक यू, थैंक्स। ठीक है जी, तो समय भी हो गया। अगर कुछ और कमेंट्स या प्रश्न नहीं है, तो आज का वाइंड अप करते हैं, रैप अप करते हैं इस चैप्टर को। अब ये इन स्लाइड्स, अगर आप ये स्लाइड्स वैसे ही मैंने 5 मिनट पे बना ली थी, इनकी जरूरत है आपसे शेयर करूं या आपने नोट कर लिया है? सर स्लाइड को शेयर कर दीजिएगा।
शेयर कर दीजिएगा सर। तो मेरे को लग रहा है कि हम ना इसको प्रोग्रेसिवली चला लेंगे। अभी चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ है, जब चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें और 4-6 स्लाइड्स ऐड हो जाएंगी, फिर इस तरह से पूरी बुक खत्म होने तक इसमें 15-20 स्लाइड्स होंगी, वो भी आपके साथ में हो जाएंगी शेयर बाद में। अभी ये वाली 3-4 जो है ये आपको मैं शेयर करता हूँ, और जो शिविर है, शिविर की रिकॉर्डिंग जिस सीक्वेंस में है वो वाला लिंक भी आपको शेयर करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चैप्टर 1 पढ़ लीजिए, चैप्टर 2 को, चैप्टर 1 को दोबारा से देख लीजिए, चैप्टर 2 के भी 15-20 पेज पढ़ लें तो अगले सैटरडे संडे को कवर। हाँ वो भी करेंगे, और चैप्टर 2 से मैं अपना इनपुट दूंगा पढ़ने के लिए। चैप्टर 2 से ब्रिज विल बी स्टार्ट। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार 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 जी, नमस्कार नमस्कार सभी को। नमस्ते सभी। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू भैया। नमस्कार। थैंक यू भैया।